केसर रूहानी को ताने देकर जा ही रही थी कि तभी सलोनी ने उसे रोकते हुए कहा, केसर जी जरा रुकिए। सलोनी ने केसर को ताने देते हुए सुन लिया था और इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। उसकी आवाज सुन केसर रुक गई और मुड़ते हुए उसे देखकर बोली, लगता है अपनी सास से बात करने की तमीज तुम्हें सिखाई नहीं गई है। तमीज तो मुझे इतनी सिखाई गई है कि इस वक्त मैंने आपको, मेरी लाडो को, इतनी बड़ी बात कहने पर भी आपके मुंह को तोड़ा नहीं, वरना अभी तक आपका मुंह मैं इस लायक नहीं छोड़ती कि तुम वापस कुछ कह सकती। और रही बात किसी को फंसाने की, तो मेरी बहन का छोड़ो, पहले खुद को देख लो। आखिर तुमसे अच्छा कौन जानेगा कि लोगों को फंसाते कैसे हैं। तुम भी तो बड़े ठाकुर को फंसा के नाचने गाने वाली से इस घर की बहू बन बैठी। सलोनी के ये कहने पर केसर का गुस्सा बढ़ गया और उसने उस पर हाथ उठा दिया, पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सब देख रूहानी डर गई थी। आदित्य के हाथ पकड़ने से केसर उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी। आदित्य ने उसका हाथ छटक के उसे दूर करते हुए कहा, दोबारा ये गलती मत करिएगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बीवी और रूहानी से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो सलोनी को पकड़ के जाने लगा। उसे जाता देख केसर ने कहा, बीवी की फिक्र है वो तो चलता है, पर साली की फिक्र कोई जीजा इतना कर रहा है वो तो बहुत बड़ी बात है। लगता है रिश्ता काफी गहरा है। उसकी ये घटिया बात सुन आदित्य ने उसे बिना देखे कहा, जिस औरत को रिश्तों का मतलब ना पता हो, जिसका खुद का रिश्ता झूठ और फरेब का हो, उसे क्या पता कि रिश्ते होते क्या है। रूहानी मेरे और सलोनी के लिए हमारे बच्चे की तरफ है, पर यह बात तुम जैसी औरत को कहाँ समझ आएगी। तुम जैसी औरतों को तो सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, वो है गंदा झूठ फरेब का। ये बोल वो सलोनी को लेकर चला गया। रूहानी भी रसोई घर में चली गई। केसर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आदित्य सलोनी को कमरे में लेकर आया और उसे बैठाते हुए बोला, लेडी भीम, ये क्या था, मना किया है ना कि कमरे से मत जाना बाहर, फिर आप उनसे लड़ने चली गई। वही कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा था, मैं वक्त पर पहुंच गया। अब दोबारा उस औरत के सामने मत जाना। मुझे क्या पड़ी है जो मैं उनके मुंह लगने जाऊं। वो तो लाडो को ताने दे रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनसे वो सब कहा। ये बोल सलोनी बिस्तर पर आराम से बैठ गई। कब तक आप और मैं उसके लिए खड़े रहेंगे, उसे भी खुद के लिए लड़ना होगा। सलोनी, हम हर वक्त उसके साथ नहीं रहने वाले, इसलिए उसे खुद लड़ना आना चाहिए अपने लिए। ये बोल आदित्य ने उसे दवा खाने को दिया। सलोनी ने दवा लिया और खा लिया। आप आराम करें, दोपहर में अभी पुरोहित जी से बात होगी तो सभी को बुलाया जाएगा। आप भी चली आना रूपा और रूहानी के साथ। तब तक खबरदार जो यहां से कही गई तो। ये बोल आदित्य चला गया और उसे जाता देख सलोनी मुंह बना दी। दूसरी तरफ सोम के कमरे में बैठ के उसकी मां सुनंदा जी उसे डांटे जा रही थी। क्या जरूरत थी एक नौकरानी के लिए इतना मरने की। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो जानते हो क्या होता, तुम इस महल के बाहर होते। वो तो अच्छा हुआ केसर ने मुझे फोन कर सब बता दिया और मैं वहां से तुम्हारे पापा के साथ चली आई। दोबारा ये गलती मत करना सोम। मैं जहां तुम्हें रंजीत भाई सा की गद्दी पर बैठाना चाहती हूं, वही तुम खुद को उनकी नजरों में गिरा रहे हो। खबरदार जो आज के बाद हमारे कानों में कुछ भी ऐसा सुनाई दिया। सुनंदा जी उसे डांटे जा रही थी और वो शराब की ग्लास लिए पिए जा रहा था। उसने ग्लास पटकते हुए कहा, तो क्या करता, उसने मेरा मजाक उड़ाया था। हंस रही थी मुझ पर, सोम सिंह ठाकुर पर हंस रही थी। मैं अपनी बेइज्जती को कैसे सह लेता, इसलिए मैंने उसे उसकी औकात दिखानी चाहिए, पर उस रूहान के चक्कर में सब गलत हो गया। पता नहीं इस बार वो यहां कैसे रुक गया, पर अगली बार अगर वो मेरे काम के बीच आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, खत्म कर दूंगा मैं इन दोनों बाप बेटों को। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ब हो जाएगी। और अपने गुस्से पर काबू रखो, पहले बड़े भैया की गद्दी मिलने दो, उसके बाद जो करना हो करो। सुनंदा की बात सुन सोम अपने गुस्से को बस पी के रह गया। बात यह थी कि ठाकुर रंजीत सिंह 75 गांव के ठाकुर साहब थे और इन 75 गांवों में कुछ भी होता था उसका फैसला खुद ठाकुर साहब करते थे। पुलिस आती भी थी किसी मामले में तो भी बिना उनसे पूछे कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज तक ठाकुर साहब ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की थी। वो खुद मुलजिम को किसी बड़ी गलती पर पुलिस को सौंप देते थे। उनके न्याय के आगे कोई नहीं खड़ा होता था। बड़े ठाकुर की कई सारी फैक्ट्री थी और गो भी थे, जिन्हें सोम और आदित्य ही देखा करते थे। आदित्य ने तो अपनी मेहनत से अपनी खुद की भी फैक्ट्री खोली।
थी, पर सोम ने बस बड़े ठाकुर की खोली गई फैक्ट्री पर राज करना चाहा। रही बात रूहान की, तो उसने 15 सालों से अपने पिता से कुछ नहीं लिया। 6 साल उसने कहा गुजारे कैसे गुजारे कोई नहीं जानता था, और उसी अकेलेपन में उसने किताबों का साथ लिया और अपनी पढ़ाई की, और साथ ही बिजनेस भी। उसके पास जो भी संपत्ति थी या जो भी कुछ उसने बनाया था वो खुद अपनी मेहनत से बनाया था। सोम और उसकी माँ चाहते भी यही थे कि रूहान बड़े ठाकुर साहब से अलग हो जाए, और ये हो चुका था। और अब सुनंदा की चाह थी सोम को ठाकुर साहब की गद्दी पर बैठा देखने की, और इसके लिए वो हर कोशिश कर रही थी। इधर रूहान अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में जयपुर विनय सिंह राजपूत के महल आया था। विनय जी जयपुर के बहुत अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे आदमी भी थे। इनकी शादी हो रखी थी, पर इनकी कोई औलाद नहीं थी। विनय जी की पत्नी सुलेखा जी एक बहुत ही अच्छी औरत थी। विनय जी और रूहान बैठे किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे कि तभी सुलेखा जी चाय नाश्ता लेकर हॉल में आए। उन्हें आता देखकर रूहान ने खड़ा होकर उन्हें नमस्ते किया। अरे बैठ जाओ रूहान, वैसे इस बार तुम यहाँ मिले हमें बहुत खुशी हुई, वरना अक्सर साहिब आपसे ग्वालियर ही मिलते थे, वो भी ऑफिस में। हमसे तो किसी पार्टी में ही मुलाकात होती थी। ये कहते हुए उन्होंने नौकर से ट्रे नीचे रख कर जाने को कहा। नौकर ने उनकी बात सुनी और ट्रे रखकर चला गया। रूहान ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ माम, वो माँ को देखने आए थे। उनकी तबीयत खराब थी तो इसलिए यहाँ आना पड़ा और रुकना भी पड़ा। रूहान के ये कहने पर मिस्टर राजपूत ने कहा, हाँ हमने पूछा नहीं आपसे कि अब साक्षी जी कैसी है, ठीक तो है ना वो जी? वो एकदम ठीक है। सुलेखा ने उसे नाश्ते की प्लेट देते हुए कहा, तो खाना खा के जाओगे ना? भाई हम तो तय कर चुके हैं कि दोपहर का खाना हमारे साथ खाओ तुम। इस पर रूहान ने जल्दबाजी में कहा, अरे नहीं माम, रूहानी ने इतना खिलाया कि रात में ही भूख लगने वाली है। अब उसके मुंह से किसी लड़की का नाम सुन सुलेखा जी और विनय जी दोनों ही हैरान थे। सुलेखा जी तो उसकी टांग खींचते हुए बोली, ये रूहानी कौन है? रूहान पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना आपके मुंह से। उनके ये पूछने पर रूहान ने बात को पलटते हुए कहा, सर ये फाइल आप पढ़ के बता देना, अगर आपको सही लगे तो डील मैं मिस सारा के साथ ना करके आपके साथ करना चाहूंगा। तो अभी मैं चलता हूं, मुझे कुछ काम है। ये बोल के रूहान उठने लगा तो सुलेखा जी ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात पलटना तो रूहान सिंह ठाकुर से सीखे। वैसे इस बार आप बच गए, पर अगली बार आप बचने वाले नहीं है। उनके बोलने पर वो बस मुस्कुरा के उन्हें बाएं बोल वहां से चला गया। मिस्टर राजपूत और सुलेखा उसे जाता देख हंस रहे थे। विनय रूहान के पापा के अच्छे दोस्तों में से एक थे। रूहान उनकी बहुत इज्जत करता था। विनय जी रूहान के बारे में सब जानते थे, इसलिए रूहान से ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, पर सुलेखा जी कभी कभी उसके साथ हंसी मजाक कर लेती थी। रूहान भी उन्हें कभी कुछ नहीं कहता, बस हंस के उनके मजाक को टाल देता था। रूहान आकर गाड़ी में बैठा और नील से बोला, नील वो घर रेनोवेट करा दिया तुमने? मैं कुछ दिन वहां जाकर रहना चाहता हूं, अगर काम पूरा हो गया हो तो मुझे बता देना। नील ने ये सुनते ही सामने वाले मिरर में उसे देखते हुए बोला, बस सर्विस हफ्ते हो जाएगा कंप्लीट, फिर आप चले जाना वहां। ये सुन रूहान शांति से बैठ गया। दोपहर का वक्त महल में सब लोग हॉल में इकट्ठा हो रखे थे। साक्षी जी के सामने बड़े ठाकुर केसर के साथ बैठे थे, या आप सब बोल सकते हैं कि केसर जबरदस्ती उनके साथ बैठी थी। पुरोहित जी दूसरे सोफे पर बैठे थे। सलोनी साक्षी जी के बगल में बैठी। क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती थी इसलिए बाकी सब खड़े थे। रूहानी की बगल में रूपा खड़ी थी। नौकर भी साइड में हाथ बांधे खड़े थे। बड़े ठाकुर ने पुरोहित जी को देखते हुए पूछा, पुरोहित जी महापूजा की कौन सी तारीख निकली है? इस पर पुरोहित जी, जो एक बड़े से पत्रपत्रा एक बहुत बड़ी पुस्तक की तरफ होती है, जिसी में बड़े बड़े पेज होते हैं और उसमें देखकर पंडित लोग शुभ तारीख कुंडली मिलाते हैं। इसे जब फोल्ड किया जाता है तब ये 2 या 3 फोल्ड में पूरी तरफ से फोल्ड करके बांध के रखी जाती है। मैं नीचे देखते हुए बोले, बड़े ठाकुर 5 दिन बाद का मुहूर्त है, पर इससे पहले आपको परिवार वालों के साथ जाकर भैरव मंदिर में एक दोष निवारण पूजा संपन्न करनी होगी, और इसे आपको अपनी पत्नी के साथ करना होगा। उनकी बात सुन केसर ने तपाक से बोला, हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम चले जाएंगे, आखिर हम भी तो इसी घर का हिस्सा है। उसके ऐसे कहते ही पुरोहित जी ने उससे कहा, नहीं छोटी ठकुराइन, आप भले ही
इनकी पत्नी हो पर पहली पत्नी का अधिकार पहले आता है उनके जिंदा रहते हुए। आप इनके साथ कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकती, इसलिए माफ करें, आप इनके साथ पूजा में बैठ सकती हैं पर उसे संपन्न नहीं कर सकती, उसे तो बड़ी ठकुराइन ही पूरा करेगी। इनके साथ तो बड़ी ठकुराइन आप देख ले और मुझे खबर कर देना, मैं आ जाऊंगा वहीं। पुरोहित जी की बात सुनकर केसर को गुस्सा आ गया था और वहीं रूहानी रूपा दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिसे केसर ने देख लिया था। पुरोहित जी को शगुन देके विदा कर दिया गया। उनके जाने के बाद बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सबने सुन लिया है तो तैयारी शुरू कर दे। बड़ी ठकुराइन से पूछ के वो जैसा कहे वैसे करे, आप ये बोल वो चले गए। केसर ने उनके जाते ही साक्षी जी को देखते हुए कहा, बधाई हो एक बार फिर, आपको पहली पत्नी होने का दर्जा मिल गया और मुझे वही लाकर पटक दिया गया जहां मैं थी। आखिर जब आपने बड़े ठाकुर से कोई रिश्ता नहीं रखा है तो क्यों नहीं उनकी जान छोड़ के अपने बेटे के साथ ये महल छोड़ के चली जाती रहो, न उसके साथ ना जाने कब तक ये दूसरा शब्द मेरी जिंदगी से जाएगा। रूहानी को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आया। इस बार वो केसर के सामने खड़े होते हुए बोली, ये नाम आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। आखिर सच्चाई को कोई कैसे झुठला सकता है? आप दूसरी है थी और रहेंगी, जहां आप खड़ी है वहां पर सब से ज्यादा हक बड़ी ठकुराइन का है। अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा, आप चाहे कितना भी चिल्ला ले, पर सच सिर्फ ये है कि आंटी इस घर की असली बड़ी ठकुराइन है। उसकी बात सुन केसर उसकी तरफ गुस्से में बढ़ी और उस पर हाथ उठा दिया, पर किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से में देखा तो रूहान खड़ा था। रूहान ने उसका हाथ झटक रूहानी से दूर करते हुए उससे कहा, ऐसा सोचना भी मत वरना ये हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा और तुम्हारा नामो निशान भी मिटा दूंगा। ये गुस्ताखी अगली बार ना हो। अपनी औकात और हैसियत भूलना मत। रूपा जाकर गंगा जल लेकर आ। उसके ऐसे गुस्से में कहने और रूपा दौड़ के गई और गंगा जल से भरा लौट ले आए। रूहान ने जिस हाथ से केसर का हाथ पकड़ा था उस हाथ को गंगा जल से धोते हुए उसने कहा, कहते हैं गंगा जल से सारी गंदगी खत्म हो जाती है और आज मैंने दुनिया की बहुत बड़ी गंदगी को हाथ लगाया है, इसलिए ये जरूरी था। चलो माँ। ये बोल उसने लोटा टेबल पर रखा और रूहानी के साथ साक्षी जी को लेकर चला गया। केसर खड़ी गुस्से में उसे जाते देख रही थी। रूपा रानी के साथ सलोनी को कमरे में ले गई। सोहम जी बड़े ठाकुर के पास चले गए। वहां सुनंदा जी, सोम और केसर ही रह गए थे। नौकर पहले ही जा चुके थे। सुनंदा उसके पास आकर धीरे से उसके कानों में बोली, क्यों बार बार अपनी बेइज्जत इन घरवालों से कराती हो? पहले तो घर वाले बेइज्जत करते थे पर अब तो बाहर वालों ने भी शुरू कर दिया है, शर्म करो। ये बोल वो सोम के साथ चली गई। उनके जाने के बाद केसर गुस्से में खुद से बोली, बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को बताती हूँ कि आखिर केसर चीज क्या है। बड़ा ये लड़की उछल रही है तो मैं इसे जमीन के अंदर तक लेकर आऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। इधर रूहानी साक्षी जी के साथ उनके कमरे में आए। उनके पीछे रूहान भी अंदर आया। साक्षी जी को उनके बिस्तर पर बैठा के उन्हें पास रखा, पानी का गिलास देते हुए बोली, आप ठीक है ना आंटी जी? हाँ हम ठीक है, पर आपको क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? बोलने देती, जो बोल रही थी वो अभी कुछ हो जाता तो वो अच्छा हुआ। रूहान वक्त पर आ गए। साक्षी जी बोल ही रही थी कि तभी रूहान ने उनकी बात काटते हुए बोला, अच्छा है, कम से कम ये बड़बोली का मुंह तो बंद होता कुछ वक्त के लिए। रूहान के मुंह से ये सुनकर रूहानी ने हैरान होकर मुंह खोलते हुए कहा, क्या मैं बड़बोली हूं? देख रही हो आंटी जी, आपका बेटा मुझे बड़बोली कह रहा। इन्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए और इन्होंने मेरा नाम बिगाड़ दिया, खुद को नहीं देखते। राक्षस कही के जब देखो मुंह सड़ा के बैठे रहते गया और मुझे बड़बोली कहते हैं। खुद कुछ बोलो मत, मुझे कुछ बोलने मत। साक्षी जी अजर रूहान उसे बोलता देखकर हंस रहे थे। रूहान ने साक्षी जी से कहा, देख लो माँ, अब आप क्या बोलना चाहती है ना? बड़बोली शुरू होती है, यो रुकती ही नहीं है। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए रात का खाना बना देना, पर यहाँ नहीं, मेरे किचन में। और प्लीज खाना ऐसा बनाना जो खाने लायक हो। पता चला मैं खा के मर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समझदारी से क्यों। मैं रूपा से बोल दूंगी, वो बना देगी। ये बोल वो वहां से चली गई। रूहान ने साक्षी जी को आराम करने को कहा और रूहानी के पीछे चला गया। उसने देखा तो रूहानी सीढ़ियां चढ़ के अपने कमरे में जा रही थी। रूहान उसके पीछे गया और सीढ़ियों के कोने पर उसका हाथ पकड़ रोकते हुए उसे दीवार से लगा के खड़ा हो गया।
रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, यह हरकत गई ठाकुर साहब, रास्ता छोड़े हमारा। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, इसलिए जो कहा है कर देना। 9 बजे तक मुझे मेरी डाइनिंग टेबल और खाना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो आधी रात में उठ के तुम बनाओगी, पर बनाओगी तो तुम हो, अब सोच लो क्या करना है। ये बोल रूहान वहां से चला गया। रूहानी उसे जाता हुआ देख कर घूरे जा रही थी। रात का वक्त, रूहान का घर। रूहानी जल्दी जल्दी से रूहान के घर पर आए तो देखा वो किसी से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। रूहान ने उसे इशारा कर शांति से काम करने को कहा। रूहानी चुपचाप किचन में चली गई। उसने अंदर आकर देखा तो किचन बहुत अच्छे से कर दिया गया था। सारे बर्तन डब्बे सलीके से रखे हुए थे। रूहानी काम करने लगी, तभी उसके दिमाग में शरारत सूझी। उसने एक बड़ा सा पतीला अपने हाथ से छोड़ दिया और दोनों कानों पर हाथ रख आंखें बंद कर खड़ी हो गई। रूहान ने जब ये गिरने की आवाज सुनी तो चिल्ला के बोला, रूहानी। बस इतना ही बोला था वो कि रूहानी ने कहा, सॉरी ठाकुर साहब, गलती से पतीला छूट गया। ये बोल वो हंस दी। रूहान ये सुन वापस से काम करने लगा। रूहानी ने देखा रूहान काम करने लगा तो उसने पतीला उठा के ऊपर रखा और अपने हाथ में जग लेते हुए पानी का टेप पूरा खोल दिया और पानी को तेज आवाज रूहान तक गई तो उसने फिर उसका नाम बोला। फिर से उसने माफी मांग ली। यस, जब 2-3 बार हुआ तो रूहान लैपटॉप बंद कर उसके पास आ गया। उसने देखा रूहानी जानबूझ के ऐसा कर रही थी। रूहानी ने उसे देखते ही रोनी सी सूरत बना के अपने काम में लग गई। रूहान वहीं बैठ गया। रूहानी अब पूरी शांति से काम कर रही थी। रूहान कभी उसे देखता, कभी उसे परेशान कर रहे उसके बालों को। रूहानी ने आटा गूंथ रही थी और उसके बाल खुल के आटे में आने लगे तो रूहान ये देखकर उसके पीछे गया और धीरे से उसके बालों को पकड़ के बांधने लगा तो रूहानी को अजीब सा लगने लगा। रूहान ने उसका जुड़ा बना उसमें चम्मच अटका दिया। रूहानी ने ये देखकर उससे कहा, ठाकुर साहब आप बॉयज स्कूल गए थे ना? रूहान ने उसकी बात सुन हैरान होते हुए कहा है, पर तुम्हें कैसे पता? रूहानी ने आटा गूंथते हुए उससे कहा, और आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी और ना कोई लड़की फ्रेंड होगी, मैं सही हूं ना? इस पर बीबी रूहान ने हैरान होकर कहा, पर तुम्हें कैसे पता ये सब? मिस बड़बोली। इस बात पर रूहानी ने गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्योंकि अगर होती तो आपको पता होता कि किसी लड़की के बालों में जुड़ा बना के चम्मच से नहीं अटकाते। कौन बालों में चम्मच लगाता है? कभी देखा है किसी लड़की को ये करते? उसकी बाँ। और रूहान ने उससे कहा, शुक्र करो कि चम्मच लगाया नहीं तो मैं तो सोच रहा था कांटे वाला चम्मच तुम्हारी भुनसे जैसी खोपड़ी में घुसा दूं। अब चुप चाप काम करो, नहीं तो पीछे बहुत सारे कांटे वाले चम्मच हैं। दिमाग खराब हुआ तब बताऊंगा। ये सुनते ही रूहानी डर के काम करने लगी। उसने खाना बनाया और लाकर टेबल पर रख दिया। रूहानी उसे देखकर बोली, आप खाना खाएं तब मैं जाऊं। रूहान खाना खाने बैठा ही था कि तभी हॉल में रखा वास बहुत तेज से टूटा। आए सुनते ही रूहानी की चीख निकल गई। तभी एक और गोली रूहानी के पीछे से निकल गई। ये देख रूहान ने उसे अपने पास खींच लिया। रूहानी और रूहान पर गोलियां चले जा रही थी। रूहान ने देखा कि गोलियां बंद नहीं हो रही है तो उसने रूहानी का हाथ पकड़ उसे हाथों कर उसे डाइनिंग टेबल के पास खींच लिया और दोनों ही वहां पर नीचे बैठ गए। तभी रूहान ने देखा कि फायरिंग बंद हो चुकी है। वो उठकर देखने लगा कि तभी फायरिंग फिर से शुरू हो गई। रूहान ने रूहानी से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं। ये बोल वो जाने लगा तो उसे जाता देख रूहानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पागल हो गए हैं आप? देख रहे हैं कितनी गोलियां चल रही है और आप हैं कि हीरो बने चले जा रहे हैं? चुपचाप यहां बैठे और कुछ ढंग का सोचिए। उसकी बातें सुन रूहान उसे देखने लगा। रूहान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकता था। उसने अपना हाथ छुड़वाया और उसे बैठने का इशारा कर धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही वो बड़ा फायरिंग फिर से शुरू हो गई। वो किसी तरह अपने कमरे को तरफ जा ही रहा था कि तभी किसी ने उसे निशाना बनाया और गोली उसे छू के गुजर गई। ये देखकर कि रूहान को गोली लगी है, रूहानी जल्दी से उठ के गई और बचती हुई उसे संभाला, पर शुक्र था कि रूहान ठीक था, बस गोली ने जख्म बना दिया था। रूहानी ने उसे देखते हुए बोला था ना कि मत जाओ, पर आप किसी की सुनते भी हैं? अब आराम से बैठे और मुझे कुछ करने दे। उसके ये कहते ही फायरिंग अचानक से बंद हो गई। जब काफी देर तक फायरिंग नहीं
हुई तो रूहानी ने सर उठा के देखा कि वहां कोई नहीं था। जब वो उठ के देखने जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ रोक दिया। रूहानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया और उठ के देख के आए। वहां इस वक्त कोई नहीं था, बस घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। वो पहले रूहान के पास गई। उसने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब आप आज महल में जाकर रह ले, यहाँ की हालत ठीक नहीं है और अकेले रहेंगे तो फिर से पता चला वो लोग आ गए। वो उसे उठा के सोफे पर बैठाते हुए ये सब बोल ही रही थी कि तभी रूहान ने दर्द में कराहते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम बस फर्स्ट एड ले आओ। और सुनो, इस बारे में किसी को पता नहीं है तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। पता चला बड़बोलेपन में सब बक दिया तुमने, अब जाओ और जाकर फर्स्ट एड लाओ। उसकी बात सुन रूहानी उठ के जाने लगी। सबको गोली चलने का पता इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उन लोगों के गन पर साइलेंसर लगा था, जिससे गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी और इसलिए कोई आया भी नहीं। रूहान सोफे पर अपने बाजू को पकड़े बैठा था। रूहानी जल्दी से फर्स्ट एड ले आए। ठाकुर साहब आप हाथ हटाए। रूहानी के ये कहते ही रूहान ने हाथ हटाया तो रूहानी ने पहले तो रूहान के शर्ट के बाजू को ऊपर करना चाहा, पर वो ज्यादा ऊपर नहीं हो रही थी। तब उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठाकुर साहब आपको शर्ट निकालनी पड़ेगी, आप निकाल दे। ये सुनते ही रूहान ने दूसरे हाथ से शर्ट की बटन खोली और शर्ट उतारने लगा, पर एक हाथ से ये मुमकिन नहीं था। रूहानी ने उसे दर्द में परेशान देखा तो खुद ही उसकी हेल्प करने लगी। रूहान उसे बहुत गहरी नजर से देख रहा था। रूहानी ने उसकी शर्ट उतारी और बहते हुए खून को साफ करने लगी। रूहान उसके चेहरे पर आ जा रहे भावों को देख रहा था। आज पहली बार था जब रूहान ने रूहानी के चेहरे पर गौर किया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि आज पहली बार उसने उसके चेहरे को शांत भाव के साथ देखा था। उसकी नजर कभी उसकी झपकती हुई पलकों को देखता, कभी बड़ी हो जा रही उसकी आंखों को देखता, कभी उसके सुर्ख गालों पर, कभी परेशानी से सिकुड़ आए उसके माथे को उसके बाल पीछे की तरफ ओढ़ रहे थे। आज रूहान ने ये जाना था कि रूहानी बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में कुछ दर्द था जिसे वो अक्सर अपने होठों की मुस्कान से छुपा देती थी, और ये सिर्फ वो देख पाता था जो बहुत गौर से उसे देखता या उसकी आंखों में देखता। लो हो गया, पर प्लीज अब आप सुपरमैन मत बनना, थोड़ा धीरज धर के काम करना, नहीं तो फिर से खून रिसने लगेगा। तो आराम से बैठे और प्लीज हो सके तो आज आप महल चल ले प्लीज, मेरे लिए ना सही अपनी माँ के लिए चल लो आप इस बार। रूहानी की बात ना जाने क्यों रूहान मान गया, पर उसने रूहानी से कहा, लेकिन महल में जो मेरा कमरा है वो तो साफ नहीं है, और मेहमानों वाले कमरे में केसर रुकी है बाबा, दूसरे मेहमान वाले कमरे में है, एक में आप है, बाकी कमरे साफ नहीं है, तो बताओ किस में रुकूं मैं। उसकी फिक्र आप मत करें, मैं हूं ना, बस आप चले। उसके बोलने पर रूहान खड़ा हो गया तो रूहानी जल्दी से जाकर अंदर से एक शॉल ले आई और उसे रूहान को ओढ़ाते हुए बोली, ऐसे जाएंगे तो ठंड लग जाएगी आपको, इसे ओढ़ ले और रुके, हम आपका खाना ले ले। ये बोल उसने एक थाली में खाना निकाला, रूहान का लैपटॉप फोन भी साथ लिया। तो रूहान उसे देखने लगा, ऐसे मत देखे, इनके बिना आपको नींद नहीं आती है, जानती हूं मैं, आंटी जी ने बताया 15 साल से या तो आपके साथ ये सब है या फिर किताबें, बाकी कोई नहीं। उसकी बात पर रूहान उसे देखने की जगह घूरने लगा और वो उसके साथ महल के पीछे वाले गेट से अंदर गई। इस वक्त महल में सब सो रहे थे, अंधेरा था, तो रूहानी ने धीरे से कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए और रूहान को अपने कमरे में ले आए। उसने जैसे अंदर गई तो रूपा उसका इंतजार कर रही थी, उसके खाने की थाली लिए। उसे रूहान के साथ देख रूपा खड़ी हो गई। उसे लगा शायद रूहानी ने फिर कोई गलती की है जो रूहान उसे डांटने यहां तक आ गया। रूहानी ने जब रूपा को वहां देखा तो आंखों को बढ़ाकर उससे बोली, तुम सोई नहीं अभी? रूपा ने कहा, उसके पास आते हुए धीरे से कहा, मेरी छोड़ो अपनी, बताओ अब क्या किया आपने जो भैया यहां तक आपको डांटने आ गए? अरे कभी तो धन का काम किया करो। ये सुन रूहानी ने जल्दबाजी में उससे वो सब कह दिया जो उसे रूहान ने किसी से भी कहने को मना किया था। अरे रूपा, जब हम खाना बना के इनको दिए तो पता है वहां गोलियां चलने लगी और इन्हें एक गोली छू के निकल गई, इसलिए मुझे इन्हें वहां अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा तो मैं यहां ले आए। तो ये बात किसी को मत कहना, ठाकुर साहब नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले। ये बोल के जब वो रुकी तो रूहान उसे घूर के देख रहा था और रूपा रूहान को देख रही थी, जो
समझ गई थी। एक बार फिर उसकी रूहानी दीदी ने बोलने के चक्कर में सब बोल दिया था। रूपा ने कहा, दीदी भैया को बैठा के आप खाना खिला दो और आप खुद भी खा लो। और हाँ, मैं पानी और गर्म हल्दी का दूध ले आती हूँ भैया आपके लिए, ये बोल के वो चली गई। उसके जाने के बाद रूहान ने उससे बोला, जब मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए तो क्यों बताया? अरे आपने आंटी जी से और बाकी लोगों से कहा था, ये थोड़े ही कहा था कि रूपा से मत बताना, ये आपको बोलना चाहिए था, गलती आपकी है। तो मतलब मैं एक एक का नाम लेकर कहूं कि इन्हें मत बताना, ये बोल रूहान गुस्से में बिस्तर पर बैठ गया। हाँ, अब आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? रूहानी ये बोलते हुए उसके सामने खाने की थाली रख दी। रूहान ने उसे देखते हुए मुंह बना के मन में कहा, क्या अजीब पागल लड़की है। माँ इस पागल बड़बोली को इतना पसंद क्यों करती है? दिमाग तो है नहीं, जो मना किया वही कर दिया। उधर रूपा जब किचन में दूध गर्म कर लेकर आ रही थी तो केसर ने उसे देख लिया। उसने उसके पास आकर पूछा, रूपा इस वक्त किसके लिए ये सब ले जा रही हो? और ये हल्दी वाला दूध किसके लिए? कोई बीमार है क्या? है वो भैयाए? कहते हुए रूपा रुक गई और बात पलटते हुए बोली, मेरा मतलब दीदी को हल्की सर्दी है तो इसलिए, बाकी कुछ नहीं मालकिन, आपको कुछ चाहिए था क्या? बोले तो मैं दे दूं। केसर ने उसकी तरफ कुछ सोचते हुए देखकर कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। ये सुनकर रूपा वहां से चली गई। केसर ने उसके जाने के बाद जब कुछ देर बाद जाकर रूहानी के कमरे की तरफ जा कर देखा तो रूहान को वहां देखकर देर रात उसे कुछ अजीब लगा। रूपा सामान देकर चली आई थी। आज वो साक्षी जी के कमरे उनके साथ थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जब केसर ने रूहान और रूहानी को एक कमरे में इतनी रात को देखा तो उसके दिमाग में कुछ आया और उसने गेट बाहर से बंद कर दिया। इस बात से रूहान और रूहानी दोनों ही अनजान थे। रूहान अपने हाथ से खा नहीं पा रहा बता, क्योंकि उसके राइट हैंड में ही लगा था, तो रूहानी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। केसर ये देखकर बोली, खिला लो, पर वादा करती हूँ कल सुबह तुम दोनों से मैं आज सुबह का बदला मैं जरूर लूंगी। ये बोल वो चली गई। रूहानी रूहान को अपने कमरे में लेकर आई थी और ये बात केसर को पता चल गई थी। उसने रूहान को रूहानी के साथ उसके कमरे में ही बंद कर दिया। केसर उन दोनों को कमरे में बंद करने के बाद कुछ शातिर सोच के साथ वो वहां से चली गई। कमरे में रूहान को खाना खिला रही रूहानी ने उससे कहा, वैसे एक बात पूछूं आपसे? रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ पूछो। ये लोग कौन थे जो आप पर इस तरह हमला कर रहे थे? मुझे नहीं पता, आज से पहले तो कभी कोई हमला नहीं हुआ, अचानक से कैसे हमला हो गया आज? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? अरे बात एकदम साफ है कि आपने गुस्से में किसी को धमका दिया होगा या किसी का बुरा किया होगा तो बस आ गया होगा उस आदमी के दिमाग में बदले की भावना और उसने भेज दिए होंगे। अब आपको पता भी कैसे होगा कि कौन सा वाला दुश्मन है ये आपका, क्योंकि आपने तो दुश्मन भी बहुत बनाए होंगे। हरकतें ही आपकी ऐसी है, प्यार से बात तो करते नहीं है, बस जब देखो गुस्सा तो निकाली होगी भड़ास किसी एक ने। मैं क्या कहती हूँ ठाकुर साहब? वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही रूहान ने उसके होठों पर हाथ रख उसे बंद करते हुए कहा, मन तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं और मार भी दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने वाला, बोल दूंगा कि कोई जानवर रात में उठा ले गया। इतनी हल्की फुल्की सी तो हो ही, कोई भी उठा के ले जाए तुम्हें या खुद जाकर कुएं में कूद के मर गई। इतना बोलती हो कि दिमाग खराब कर देती हो। अब अगर एक शब्द भी मुंह से निकला तो इसी कमरे में दफन कर दूंगा, तब सोती रहना इसी फर्श के नीचे, वरना जाओ चुपचाप सो जाओ और ध्यान से, मैं इसी कमरे में हूं। तो आवाज ना आए। उसके ऐसे बोलने पर रूहानी की हालत खराब हो गई। वो डरते हुए उससे दूर हुई और जाकर नीचे बिछा के सो गई। रूहान उसके बिस्तर पर लेट गया। रूहानी खुद से मन में बोली, हद है, ऐसी ही हरकतों की वजह से इन पर गोलियां चलती है, देखना एक दिन बम भी गिरेगा। ये बोल वो आंख बंद कर सो गई। सुबह का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर बैठी, कुछ काम कर रही थी। रूहान सो रहा था, वो अभी तक बाहर नहीं गई थी। रूहान की जब आंख खुली तो देखा रूहानी बैठी कुछ लिखे जा रही थी। उसने वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। ये देख वो उठने लगा तो उसके हाथ में दर्द हो गया, जिससे उसके मुंह से कराहने की आवाज निकल गई। रूहानी ने जब ये सुना तो उठ के उसके पास आए। आप ठीक है ना? रूहान ने हाँ में सर हिला दिया और उठ के शाल ओढ़ के जाने लगा, पर जैसे उसने दरवाजा खोलने के लिए गेट को खींचा तो वो नहीं खुला। ये देख रूहान ने रूहानी
से कहा, तुम्हारे कमरे का दरवाजा जाम है क्या? ये सुन रूहानी ने कहा, कल तक तो जाम नहीं था, आज कैसे हो गया, रुकिए मैं खोलती हूँ। ये बोल वो रूहान को हटा के खुद दरवाजा खोलने लगी, पर उससे भी दरवाजा नहीं खुला। ये देख वो परेशान हो गई। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? अभी सब लोग उठ जाएंगे और पता चला कोई यहाँ आया और आपको देखा तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ठाकुर साहब कुछ करे और ये दरवाजा खुलवाए, नहीं तो अभी मौसी को पता चला तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगी। कुछ कीजिए आप प्लीज। रूहानी को ऐसे परेशान होता देख रूहान ने कहा, आप शांत हो जाए, मैं कुछ करता हूँ। किसी को आवाज देकर बुला लो, वो खोल देगा, ऐसे मत डरे आप। उसकी बात सुन रूहानी ने उससे कहा, आप पागल हो गए हैं ठाकुर साहब? अभी किसी एक को आवाज दिया तो महल के सारे लोग यहाँ चले आएंगे और ये पता चलते देर नहीं लगेगी कि आप और मैं यहाँ कमरे में थे। इस बात पर रूहान ने उसे गुस्से में पकड़ के कहा, कल रात जब आप मुझे यहाँ ले कर आई थी तब आपको डर नहीं लगा था? तब आपने नहीं सोचा रूहानी की कोई क्या बोलेगा? आप ऐसे खबरा रही हैं जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया है। शांत हो जाए, मैं हूं ना। रूहान इतना बोल ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। उन दोनों ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो केसर खड़ी थी और उसके पीछे बड़े ठाकुर सुमित्रा जी और मनोहर जी खड़े थे। बाकी सब सलोनी, रूपा, साक्षी जी और आदित्य ये सब अभी यहाँ नहीं थे। केसर ने दोनों को देख एक शातिर मुस्कान दी और बड़े ठाकुर की तरफ देख बोली, देखा बड़े ठाकुर साहब, यह छोरी कितनी तेज निकली और आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करता था पर हरकतें देखो। बताओ, एक लड़की के कमरे में पूरी रात रहा और जिस तरह अभी इसने इस लड़की को पकड़ रखा है, लगता है इश्क कुछ ज्यादा ही गहरा है। अरे रूहान ठाकुर, कम से कम अपनी ना तो अपने पिता की इज्जत का सोचते। ये लड़की तो है ही नाजायज, पर आप क्यों ऐसी घटिया लड़की को अपने लिए चुन लिए? वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी सुमित्रा जी ने गुस्से में आगे बढ़ के रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आई और सीढ़ियों से नीचे लाते हुए बोली, चल यहां से जिंदगी हराम कर दी है। जैसी मां थी वैसी ही बेटी निकली। वो उसे जब लेकर आ रही थी तब रूहान उनके पीछे जल्दी से गया। बड़े ठाकुर मनोहर जी भी उनके पीछे गए। केसर ने खड़े होकर अपनी चोटी घुमाते हुए कहा, ये वो बदला है तुम दोनों से मेरा जो कल यहां सबके सामने हुआ था। अब देखती हूं कैसे बचाते हो तुम खुद को और इस लड़की को। छोटे ठाकुर ये बोल वो भी नीचे आए। मासी, हमने कुछ नहीं किया है, हम दीदी की कसम खाके कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया है। रूहानी रोते हुए ये बोले जा रही थी। सब लोग बाहर निकल आए थे। साक्षी जी सलोनी अभी कमरे में थे। आदित्य नहा रहा था। सोम और सुनंदा भी आवाज सुन बाहर आए। रानी पूजा घर में थी तो वो भी चली आई। रूपा ने जब ये देखा तो उसे समझ नहीं आया कि अब मासी किस बात पर रूहानी को ऐसे बोल रही थी। फिर उसकी नजर रूहान पर गई और केसर पर, और उसे समझते देर नहीं लगी कि केसर ने कुछ कर दिया है। वो जल्दी से भागते हुए साक्षी जी के कमरे में गई। इधर सुमित्रा जी ने रूहानी को दो चार तमाचे जड़ते हुए उससे कहा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे ले जाकर कहीं फेंक दो, आखिर दिखा दिया ना अपनी माँ की तरह ही है, तो पता नहीं और कितना नाक काटवाएगी। कहते हुए वो उसे मारे जा रही थी। उन्होंने जैसे पास पड़ा एक डंडा रूहानी को मारने के लिए उठाया और वो उसे मारने ही वाली थी कि रूहान बीच में आ गया और उसने डंडे को पकड़ फेंकते हुए तेज आवाज में कहा, खबरदार, जो एक कदम या एक लफ्ज और किसी ने इस लड़की के लिए कहा, अगर किसी ने इसे छुआ भी तो मैं रूहान सिंह ठाकुर उसकी जान निकाल लूंगा। इसलिए भूल के भी आप सुमित्रा जी इस तक आने की हिम्मत मत करना। रूहानी को मारने का हक किसी को नहीं है। खबरदार, जो आपने इसे छुआ। अब वो ये बोल ही रहा था कि तभी सलोनी, आदित्य और रूपा के साथ साक्षी जी आए। सलोनी रूहानी की हालत देख उसके पास गई और उसे पकड़ के बोली, क्या लाडो और ये सब? उसने ये सब कहते हुए अपनी मां की तरफ देखा और जोर से बोली, मैंने आपसे बोला था मां कि जब तक हो यहाँ ठीक से रहो। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, पर आपने वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले पहले ही केसर ने उससे कहा, अरे छोरी के अपनी मां पर चिल्ला रही है, अपनी बहन से पूछ। एक पूरी रात इन दोनों ने एक साथ बिताई है। बताओ, इतनी गंदी घटिया लड़की तो वो इतना बोल पाई थी कि तभी एक तमाचा उसके गाल पर आकर पड़ा। थप्पड़ की आवाज पर जब सब ने देखा तो साक्षी जी केसर के सामने खड़ी थी और ये तमाचा भी उन्होंने ही मारा था केसर को। केसर ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए उन्हें देखा तो साक्षी जी ने उससे कहा, चुप, एकदम चुप। ये लड़की अगर
ठीक नहीं है ये लड़की, अगर पाक नहीं है तो साक्षी रंजीत सिंह ठाकुर किसी लड़की को सही नहीं समझती। और क्या जानना है आप सबको कि कल ये लड़की रूहान के साथ एक बंद कमरे में क्यों थी, तो मैं बताती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने रूहान ने जो शॉल ओढ़ी थी उसे गुस्से में खींच के उतार के फेंकते हुए बोली, ये देखिए कल रूहान पर हमला हुआ था और उसे चोट आई थी, उसके घर की हालत ठीक नहीं थी और उस वक्त रूहान का वहां अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। वो किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए रूहानी उसे महल में लाई थी और कमरे खाली और ठीक से ना होने की वजह से ये उसे अपने कमरे में ले गई और मुझे इसमें कोई गंदी नहीं दिखाई देती। और आप सुमित्रा जी, अरे बेटी नहीं मानती उसे ना सही, पर एक औरत होने के नाते कैसे आओ इतना गंदा घटिया सोच सकती है, कैसे सोच लिया आपने ये कि रूहानी ने ऐसा किया है, कम से कम अपने पति बेटी की परवरिश पर तो सवाल ना उठाती आप, और भी उठाया तो किसके कहने पर, जिसका खुद का कोई मान सम्मान नहीं है। अगर हो गया हो तो अब जाए आप सब लोग। ये कहते हुए साक्षी जी रूहानी को अपने साथ ले गई, बाकी सब भी चले गए। रूहान गुस्से में वहां से अपने घर में चला गया। सलोनी आदित्य साक्षी जी के कमरे में आए। बस बड़े ठाकुर थे जो वहां खड़े बड़ी खामोशी से एक एक चीज को देख रहे थे। बड़े ठाकुर ने जब रूहान का रूहानी को प्रोटेक्ट करते देखा तो उनके दिमाग में जैसे ना जाने कितने सवाल और चीजें उमड़ आए थे। इधर साक्षी जी रूहानी को लेकर अपने कमरे में आए और उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? वैसे तो तुम दूसरों के लिए बड़ा बोलती हो, आज क्या हो गया? आज क्यों आप खुद के लिए खड़ी नहीं हुई? रूहानी कुछ पूछ रही हूं मैं। साक्षी जी के पूछने पर रूहानी अपने चेहरे बको दोनों हाथों से ढककर रोने लगी। ये देखकर सलोनी उसके पास आई और उसके उस बैठ उसे सीने से लगा लिया। ठीक बोल रही है बड़ी माँ, आपसे लाडो क्यों नहीं बोली? आप वहां क्यों चुप थी? इस पर रूहान ने कहा, मेरी वजह से मैंने ही रूहानी से मना किया था कि वो किसी को कुछ ना कहे, पर मैं नहीं जानता था ऐसा कुछ हो जाएगा, सॉरी। साक्षी जी ने दोनों को देखते हुए कहा, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रूहानी शांत हो जाओ और चलो आंसू पोंछो, क्योंकि हमें नहीं पसंद ऐसे रोते हुए। आप चलिए साफ करें ये आंसू। ये कहते हुए उन्होंने रूहानी का चेहरा अपनी तरफ किया। जब रूहान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखे तो ना जाने क्यों उसके दिल एक दर्द सा उठा। वो वहां से सीधे अपने कमरे में चला गया। रूहान साक्षी जी के कमरे से निकल अपने घर पहुंचा। उसने फोन निकाला और नील को कॉल कर जल्दी आने को बोल फोन रख दिया। वो जब तक नहा के रेडी होकर आया तब तक नील आ चुका था। उसने नील को देखते हुए कहा, नील यहाँ गार्ड्स हायर करो और केसर को कुछ सबक सिखाना है, देख लो कैसे हैंडल करोगे, पर यह काम आज हो जाना चाहिए। और ये घर साफ भी कराओ और कुछ नौकर घर के लिए देखो, पर वो सिर्फ आदमी होने चाहिए, कोई औरत ना हो। जब तक मैं हूं बस तब तक के लिए ही चाहिए। नील ने सुनते ही कहा, जी सर, आज शाम तक सब हो जाएगा सर। आज यहाँ वाले ऑफिस में चलना है क्या? हाँ चलना है, चलो जरा देखे 2 साल में क्या हालत की है ऑफिस की सबने। ये बोल उसने टाई ठीक किया। नील ने उसके सारे सामान उठाते हुए कहा, सर आपका फोन और लैपटॉप नहीं दिख रहा है, कहा है वो? ये सुनते ही रूहान को याद आया कि ये सब तो रूहानी के कमरे में है। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम गाड़ी के पास जाकर वेट करो, मैं आता हूं। ये बोल वो महल के पीछे वाले रास्ते से रूहानी के कमरे की तरफ चला गया। रूहानी अपने कमरे में बैठी वापस अपना काम कर रही थी। उसका मुंह उतरा हुआ था, आंखों में आंसू अभी भी थे। वो बैठी बस अपने मन को शांत करना चाहती थी, इसलिए वो बैठी अपने थीसिस लिख रही थी। अरे हम बताना भूल गए कि रूहानी एक प्रोफेसर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी और स्कॉलरशिप की वजह से उसे अपनी पढ़ाई को पूरा करने का रास्ता मिला था। उसने किसी भी मुसीबत और हालात को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया था। जब रूहान उसके कमरे में आया तो देखा कि रूहानी कमरे में बैठी लिखी जा रही थी। वो जिस पेज पर लिख रही थी उस पेपर पर भी उसके आंसुओं की बूंदें थी। रूहान ने ये देखकर अपने मन में कहा, ओ तो तुम बड़बोली के साथ आंसुओं की रानी भी हो, हद जो हो गया। उसे दिल से लगा कि बैठने की क्या जरूरत है, पर नहीं, ये मैडम तो समझने वाली नहीं है। ये बोल वो अंदर आया तो उसे देखकर रूहानी ने भरे गले से नाक को सिकोड़ते हुए कहा, क्या काम है? रूहान ने उसे देखते हुए हल्के से स्माइल कर दिया, क्योंकि रूहानी रोते हुए बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। रूहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा लैपटॉप और मोबाइल जो कल आप चुरा
कि लाई थी उसे देंगी, मुझे ऑफिस जाना है। रूहानी ने फिर से बच्चों की तरह नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं चुरा के नहीं लाई थी, वो तो मैंने आपके सामने ही लिया था और यहाँ लेकर आई थी। और ये बात आपको पता है तो मुझे चोरनी मत बुलाओ, समझे आप। ये कहते हुए उसने सुबकते हुए उसे देखा। हाँ, ये अच्छा नाम होगा आपका, बड़बोली के बाद चोरनी। वाह, वैसे मेरा लैपटॉप कहीं बेच तो नहीं दिया? उसके ऐसा कहने पर रूहानी ने उसे घूरते हुए कहा, वहां पड़ा है, ले ले अपना लैपटॉप और फोन, मुझे जरूरत नहीं है इसे बेचने की, वैसे भी कबाड़खाना है, कोई खरीदेगा भी नहीं। रूहान ने बिस्तर से अपना लैपटॉप और फोन उठाते हुए कहा, किसी ने बताया तुम्हें कि जब तुम रोती हो तो तुम्हारी नाक पकोड़े जैसी फूल जाती है और तोते की तरह लाल हो जाती है और मुंह गोलगप्पे जैसा हो जाता है और आंखें बटेर जैसी? इस बात पर रूहानी ने अपने आंसू पोंछते हुए नाक सकोन के कहा, आपसे तो अच्छी दिखती हूँ, खुद को नहीं देखते आए बड़ा, दूसरों को कहने वाले खुद को इतना भी नहीं पता कि अगर लड़की रोती है तो उसे चुप कराया जाता है, न कि उसे ऐसे बोला जाता है, जाए अब आपको आपका लैपटॉप फोन मिल गया, ना जाए अब मुझे मेरे कमरे में अकेला छोड़ दे। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, लड़की होती तो चुप कराता ना, अब बंदरिया को कैसे चुप कराते हैं, मुझे नहीं आता ये बोल। वो मुस्कुरा रहा था। क्या कहा आपने मुझे? मैं बंदरिया की तरह हूं ये बोल। वो आगे बढ़ उसके सीने पर मारने लगी तो रूहान ने अपना लैपटॉप और फोन उसके बिस्तर पर रख दिया और उसके दोनों हाथ पकड़ पीछे कमर से लगा के उसे अपने पास खींच के खड़ा हो गया। रूहानी इस वक्त रूहान के बहुत पास खड़ी थी। उसने भरी हुई आंखों से उसे देखा और उससे कहा, छोड़े हमें, हम आपको बंदरिया दिखते हैं, छोड़े मुझे। शांत हो जाओ, मैं बस आपको शांत कराना चाहता था पर मुझे समझ नहीं आया कैसे। तो जो समझा कर दिया। और रूहानी, आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तो इस बात को मत सोचो, इसलिए खुद को नॉर्मल कर लो और अपने काम पर ध्यान दो। ये सब कहते हुए रूहान की नज़र रूहानी पर ही थी। रूहानी भी उसे बहुत गौर से देख रही थी। रूहान ने हवा से उड़ के आए चेहरे पर से उसके बाल को हटाते हुए उससे कहा, तुम्हारे साथ सब कोई है तो इस बारे में सोचना बंद करो और अब रोना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें उठा के यहां से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही रूहानी ने थोड़ा गुस्से में उसे धक्का दिया और उससे दूर होते हुए बोली, आप ना इस पर। रूहान हंसते हुए अपना सामान उठा के जाने लगा और दरवाजे पर रुक के उससे बोला, ओ चोरनी माँ को बोलना मुझे उनके हाथ का हलवा खाना है तो बना दे, और अगर वो हलवा भी तुमने चुरा लिया तो देखना बंदरिया कही कि ये बोल वो चला गया। रूहानी गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। रूहान जब बाहर नील के पास आया तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर नील ने सोचा कि अभी तो रूहान गुस्से में था, तब कुछ वक्त में ऐसा क्या हुआ जो वो हंसने लगा। तभी रूहान ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, चले नील, या यहाँ खड़ा होकर चौकीदारी करनी है? उसके ये बोलते ही नील जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया। शाम का वक्त, जैसलमेर का एक मार्केट। रूपा, रानी, रूहानी और गिन्नी चारों ही साथ सामान लेने मार्केट आई थी। रूहानी सलोनी की दवा, साक्षी जी के लिए कुछ सामान और साक्षी जी की दी हुई लिस्ट से सारा सामान ले रही थी। रूपा रानी के साथ दूसरी शॉप पर थी। गिन्नी रूहानी के पास आकर बोली, सुना है कि किसी की जान किसी ने हराम कर रखी है। उसके ये कहने पर रूहानी ने उसे घूर के देखते हुए कहा, तुझे बड़ी खबरें मिल रही है आजकल, कोई खबरी छोड़ रखा है क्या तुमने अपना महल में? हमारी छोड़ो पर तुम अपनी बताओ। सुना किसी ने बहुत काम लिया तुमसे, और सुना है छोटे ठाकुर तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं हाथ धोके। वैसे छोटे ठाकुर ऐसे है तो नहीं, तुमने ही कुछ कहा होगा। अच्छा, हमने कहा होगा, और वो अच्छे हैं? तू हमारी दोस्त है या उनकी जो इतनी तरफदारी कर रही है? अरे तुझे नहीं पता, एक नंबर के पागल है खड़ूस सिंह ठाकुर कहीं का, जब देखो गुस्सा करूं कहीं का। मुझे बंदरिया कहते, खुद की शक्ल नहीं देखते, उल्लू जैसी। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि ठीक कब है कब नहीं। अरे मेरा बस चले तो मैं उनका दिमाग ठिकाने कर दूं, पर मैं खामोश रहती हूं सिर्फ आरटी जी की वजह से। ये सब बोलते हुए उसकी नजर किसी पर गई तो वो बोलते हुए खामोश हो गई। गिन्नी ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ, क्यों ऐसे बोलते बोलते शांत हो गई? क्या देख लिया, कहीं भूत तो नहीं देख ली? रूहानी ने फिर से रोनी सूरत बना के कहा, भूत ही समझो छोटे ठाकुर, वो देखो क्या बात कर रही है। ये बोलते हुए वो पीछे मुड़ी तो देखा रूहान रानी और रूपा के साथ खड़ा था, और एक बार फिर रूहानी के मुंह से अपनी तारीफ उसने सुन ली थी। रूपा ने एक बार फिर अपना सर पिट लिया, अरे दीदी क्यों बार बार आप ये कर देते हो, कभी तो देख लिया करो।
रूहान ने उसे थोड़ा गुस्से में घूर के देखते हुए कहा, अगर तारीफ हो गई हो तो चले महल वापस, या कुछ और तारीफ बाकी है? उसके ऐसा कहने पर रूहानी ने अपने दांत दिखा दिए और गिन्नी तो सर नीचे किए खड़ी थी। रूहान ने आगे जाते हुए कहा, गाड़ी के पास बैठ कर रहा हूं, आ जाओ, ये बोल वो चला गया। रानी ने उसे अफसोस भरी नजरों से देखा और रूहान के पीछे चली गई। रूपा ने उसे आंखें दिखा के इशारे में कहा, फिर से दीदी। रूहानी रोनी सूरत लिए वहां खड़ी थी। गिन्नी ने उसे चलने को कहा तो उसने उसे रोकते हुए कहा, रुक, मैं जरा चूड़ियां ले लूं, उस दुकान से मैंने पैक करने को कहा था, बस मैं लेकर आए। ये बोल वो चली गई। गिन्नी उसका इंतजार कर रही थी। वो 15 मिनट बाद आई तो गिन्नी ने उससे कहा, कहाँ रह गई थी? खुद ही चूड़ियां बनाने लगी थी क्या? चल, नहीं तो छोटे ठाकुर और नाराज हो जाएंगे। गिन्नी के कहने पर वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ गाड़ी के पास आए। रूहान पहले से ही गाड़ी में बैठा था। उसने एक गुस्से वाली नजर से उसे देखा और मुंह फेर लिया। रूहानी गिन्नी के साथ गई, आगे वाली गाड़ी में बैठ गई। रात का वक्त महल रूहान के घर के आसपास और महल के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। रूहान के घर में नौकर आ गए थे काम करने के लिए। वो साक्षी जी के पास बैठा था और उनसे बातें कर रहा था। रूहान ने साक्षी जी से पूछा, माँ आपको सारी बातें कैसे पता था, जबकि आप तो थी ही नहीं उस वक्त? साक्षी जी ने उसे देखते हुए कहा, हमें रूपा ने सब बता दिया था और साथ में ये भी कि केसर ने उसे हल्दी वाला दूध ले जाते हुए देख लिया था और गलती से उसके मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया था। हम समझ गए ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए हमने पहले देखना चाहा कि केसर कितना गिर सकती है, पर वो तो औरत के मर्यादा से भी नीचे गिर गई, इसलिए आज हमें उसे जवाब देना पड़ा। वैसे भी उस बच्ची कि इसमें कोई गलती नहीं थी, वो बहुत साफ दिल की नेक बच्ची है, 2 साल से है यहाँ पर। हम जानते हैं उसे बहुत प्यार से हमारी देखभाल करती है, बहुत ध्यान रखती है। साक्षी जी के ये कहने पर रूहान ने बस मुस्कुरा दिया। साक्षी जी ने गिलास उठाया पानी पीने को तो वो खाली था, जग देखा तो वो भी खाली ही पड़ा था। ये देखकर रूहान ने उनसे कहा, लाए माँ, हम ले आते हैं। ये सुनते ही उन्होंने उसे जग पकड़ा दिया। रूहान पानी लेने किचन में चला गया। इधर किचन में रूपा रानी रूहानी बैठी खाने का इंतजाम कर रही थी। रूपा ने रूहानी से कहा, दीदी आप क्या कभी इधर उधर देखकर नहीं बोल सकती? कितनी बार बोला है कि देख के बोला करे, पर नहीं, आप तो आप है, कहा किसी की बात सुनने वाली है। रूहानी ने खाने की थाली और कटोरी साफ कर रानी को देते हुए कहा, अब इसमें मेरी गलती कहा? जब देखो भूतों की तरफ कहीं से भी आके खड़े हो जाते हैं। और मुझे एक बात बताओ, ठाकुर होकर लकड़ियों की बात ऐसे छुप के सुनना उन्हें शोभा देता है? अरे मैं बोलती हूँ क्या, जब देखो बिलोटे की तरफ दबे पांव चले आते हैं। खड़ूस सिंह ठाकुर ना जाने खुद को क्या समझते हैं, और तुझे मेरी गलती दिखती है पर अपने भैया की नहीं। जब देखो कहीं से भी प्रकट हो जाते, मुझे तो समझ नहीं आता आदमी है कि जिन। अरे कभी कभी तो लगता है कि वो जो मुहावरा बना है कि दीवारों के कान होते हैं, उसकी जगह ये बोलना चाहिए, रूहान सिंह ठाकुर के कान होते हैं। पता नहीं कैसे इंसान है। ये कहते हुए जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि रूहान जग लिए खड़ा था और रूपा उसे देख शांत खड़ी थी। रूहानी ने पीछे बैठी रानी को रोनी सूरत बना के देखा और फिर मुंह आंखें फेर के रूहान को, जो इस वक्त बहुत गुस्से में था क्योंकि एक बार फिर उसने अपनी तारीफों के पुल रूहानी के मुंह से सुन लिए थे। रूहान ने जग रख दिया और रूपा से बोला, पानी भर के इस जग में। मां के कमरे में पहुंचा, 2 रूपा, और ये बोल के वो चला गया। रूहानी कभी रूपा को तो कभी रानी को देख रही थी। रानी ने उससे कहा, आपका कुछ नहीं हो सकता रूहानी, ये बोल वो हंस दी। रूहानी रोनी सूरत बना के खड़ी रही। रूहानी जब सबका कर छत पर गई तो देखा रूहान अपनी छत पर था। उसने अपना मुंह फेर लिया और छत के दूसरी तरफ चली गई। वहां खड़ी वो ठंडी हवा को महसूस कर रही थी कि तभी उसके बगल में रूहान आकर खड़ा हुआ। उसे देखकर रूहानी थोड़ा घबरा गई। रूहान ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, दोबारा ऐसा ना हो तो अच्छा होगा। रूहानी ने सर झुका के कहा, सॉरी। रूहान को खामोश देखकर वो बोली, कुछ बोलूं आपसे? रूहान उसकी बात पर खामोश रहा। रूहानी को लगा शायद उसकी हाँ है। उसने उसे देखते हुए कहा, आप आज मेरे लिए जैसे खड़े हुए 15 साल पहले अपने पिता के लिए क्यों नहीं खड़े हुए थे? ठाकुर साहब, जब आपको एक अनजान लड़की पर भरोसा हो गया था तो अपने पिता पर क्यों नहीं? क्यों? आखिर एक औरत के कहने पर आप मान गए
कि आपके पिता गुनहगार हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर के बेटा अपने बाप पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता था क्या? रूहानी ने रूहान से सवाल किया कि आखिर क्यों उसने बड़े ठाकुर पर भरोसा नहीं किया जैसे उसने उस पर किया आज। आखिर वो उसके पिता थे, वो कैसे मान सकता था कि उसके पिता उसे धोखा दे सकते हैं या उसकी मां को? रूहानी के इस सवाल पर रूहान का गुस्सा फट पड़ा था। आज सुबह से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि वो गुस्सा ना करे, पर रूहानी ने फिर से कुछ ऐसा बोल दिया था जो अब रूहान के गुस्से को बढ़ा चुका था। उसने उसकी तरफ देख उसकी गर्दन में हाथ डाल उसके बालों को कसके पकड़कर उसे अपने पास लेकर आया। रूहान के ऐसे पकड़ने पर रूहानी दर्द से कसमसा गई थी। उसने उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, ठाकुर साहब छोड़े हमें, हमें दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? रूहान ने उसे दर्द में छटपटाता देख उसे बहुत पास लाकर उसके गालों को अपने गालों से लगाते हुए उसके कानों में गुस्से से कहा, मैं क्या करता हूं क्या? नहीं, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। उनकी गलती थी, वो उन्होंने गलत किया था, नहीं तो उनके खिलाफ वो सारे सबूत नहीं होते। ये कहते हुए रूहान ने रूहानी के चेहरे को अपने पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और जो दर्द तुम्हें हो रहा है ना, इससे भी बड़ा दर्द मैं 15 साल से अपने सीने में लेकर जी रहा हूं। मैंने तुमसे 2 मिनट नॉर्मल बात क्या कर ली? तुम तो खुद को पता नहीं क्या समझ बैठी हो। अपनी औकात मत भूलना। मैं तुम्हें हर बार माफ इसलिए कर देता हूं क्योंकि तुम सलोनी भाभी की बहन हो, सिर्फ इसलिए, वरना मुझे कुछ कहने वाले मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने वाले की जिंदगी हराम कर देता हूं मैं। अभी तक तुमने रूहान सिंह ठाकुर को जाना नहीं है। मैं क्या हूं ये तुम जानती नहीं हो। रूहानी ने उसकी तरफ देखते हुए दर्द में कहा, आप वो बेटे हैं रूहान सिंह ठाकुर जिसने बिना जाने बिना समझे बस अपने पिता को दोषी मान लिया। आप वो है जिसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या सच में उसके पिता दोषी थे या नहीं। कभी ये भी जानने की कोशिश नहीं कि आखिर उस रात असल में क्या हुआ था। आप खुद के अंदर 15 साल से एक गुस्से की आग लिए घुट के जी रहे हैं। क्यों नहीं आते आप यहाँ? क्योंकि यहाँ इस महल में आपके पिता के साथ आपकी बहुत सी यादें हैं। आप कमजोर हो जाएंगे। आप एक ऐसी लड़की के लिए खड़े हो गए जिसे जाने आपको सिर्फ 6 दिन हुए हैं, पर आप उसके लिए नहीं खड़े हो पाए जिसे आप बचपन से जानते थे। कभी सोचा ऐसा क्यों? ठाकुर साहब मैं आपसे डरती थी, पर अब आपको देखकर अफसोस होता है कि आपने एक गलत फैसला किया और अपने पिता के साथ अपनी मां को भी जिंदगी भर का वनवास दे दिया। आखिर क्या था ऐसा? किस चीज ने आपको ये करने पर मजबूर किया? बोलिए। रूहानी के ऐसे कहने पर रूहान ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे रूहानी जाकर छत की फर्श पर गिर गई। गिरने से रूहानी के हाथ में खरोच आ गई थी। रूहान ने उसे गुस्से में दहक रही अपनी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने उन्हें उनकी पत्नी के पास जाने से मिलने से नहीं रोका। मैंने खुद एक ऐसे इंसान से दूर किया है जिसने अपने परिवार को धोखा दिया है। अगर वो बात झूठ होती तो ठाकुर रंजीत सिंह के पास उस झूठ के खिलाफ सच्चे सबूत होते, पर नहीं थे। वो खामोश थे। पूछा था मैंने उनसे, पर वो मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दे पाए। उस वक्त कैसे एक बेटे ने सभी गांव वालों के सामने अपने बाप को दोषी कहा होगा? क्या ये सोचा किसी ने? कैसे एक बेटे ने अपनी मां के सुहाग को किसी और औरत के सुहाग के रूप में दिया होगा? ये सोच किसी ने? क्या कभी ये सोचा किसी ने? कैसे एक बेटा 15 साल से बिना अपने पिता के है? ये कहते हुए रूहान के दहक रही नजरों में आंसू की बूंदें थी, जिसे रूहानी ने देख लिया था। उसने खड़े होकर उसके पास आते हुए कहा, अगर ऐसा है तो क्यों एक बार कोशिश नहीं करते आप? क्या पता एक बेटा दोबारा से अपने पिता से मिल जाए। ठाकुर साहब बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास पिता होता है, उनका नाम होता है, एक पहचान होती है। मत करे आगे, ऐसा वक्त है अभी की, आप कोशिश करें। ये कहते हुए उसने रूहान के बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछना चाहा, पर रूहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बोल रूहान वहां से चला गया। रूहानी उसे जाते हुए देखकर खुद से बोली, इतने दर्द में है तो क्यों नहीं इस दर्द का इलाज कर लेते? क्यों आप खुद को इस घुटन में रखे हुए हैं? रूहानी भी अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह का वक्त, पूजा घर। रूहानी की आंख खुली तो उसने देखा कि आज उसे उठने में देर हो गया था। वो जल्दी से उठी और नहा के रेडी हो गई, पर जैसे उसकी नजर अपने हाथों पर गई तो उसने देखा उसके हाथों के जख्म दिख रहे थे। अगर किसी ने इसे देख लिया तो सवाल करने लगेंगे। उसने कुछ सोचा और जाकर अलमारी से कोई और ड्रेस निकाल
ली उसने पहले हाथ पर पट्टी की और ड्रेस बदल के खुद को आईने में देखते हुए बोली, हम अब ठीक है, और ये बोलकर वो नीचे चल दी। रूपा और रानी बैठी पूजा के लिए फूलों की माला बना रही थी। रूहानी जब नीचे आए तो वो उन दोनों को देख उनके पास आ गई। रूहानी उन दोनों के पास खड़ी होती हुई रूपा से बोली, अरे आंटी जी नहीं आए? क्या वक्त तो हो गया है, तब क्या हुआ जो आंटी नहीं आए? पता नहीं, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं पर अभी तक तो नहीं आए। जा रूपा, जाकर देख कहाँ है बड़ी माँ। उसके कहने पर रूपा उठ के साक्षी जी के कमरे की तरफ चल दी। रूहानी वही बैठी रानी की मदद करने लगी। कुछ देर में रूपा भागते हुए आई और दोनों से बोली, भाभी दीदी बड़ी ठकुराइन बेहोश अपने कमरे में पड़ी है, उनके माथे से खून भी निकल रहा है, आओ जल्दी चलिए। ये सुनते ही दोनों जल्दी से साक्षी जी के कमरे की तरफ भागे। वहां पहुंच के देखा तो साक्षी जी बेहोश पड़ी थी। रानी और रूहानी दोनों उनके पास गए। आंटी आंटी रूहानी की आवाज देने पर जब साक्षी जी नहीं उठी तब रूहानी ने रूपा से कहा, रूपा जा बड़े ठाकुर साहब और सबको बता दिया और डॉक्टर को फोन कर बुला। रूपा सुन के जल्दी से बाहर भागी। रानी ने जल्दी से दरवाजे तक गई और नौकरों को बुला लाए। उनके आते ही उसने कहा, बड़ी माँ की बिस्तर पर लेटो आराम से। उसके कहने पर नौकरों ने जल्दी से उन्हें उठाया और बिस्तर पर लेटा दिए। तभी सब लोग अंदर आए और उन सब के साथ बड़े ठाकुर और केसर भी आए। बड़े ठाकुर साक्षी जी को देखकर बोले, क्या हुआ इन्हें, कैसे हुई इनकी ये हालत? उनकी बात का जवाब देते हुए रानी ने कहा, बड़े पापा आज जब सुबह बड़ी माँ पूजा के लिए नहीं आए तो हमने रूपा को भेजा था देखने। उसने आकर बताया कि बड़ी माँ बेहोश हो गई। तब मैं और रूहानी भाग के इनके पास आए। किसी ने डॉक्टर को फोन किया। बड़े ठाकुर के पूछने पर रूहानी ने कहा, जी कर दिया है। टैब तक आदित्य और सलोनी भी वहां आ गए थे। सलोनी को वहां रखे सोफे पर बैठा आदित्य खुद आकर बड़े ठाकुर के बगल में खड़ा हो गया। सोम इस पूरी सिचुएशन में कहीं नहीं था क्योंकि वो रात से महल ही नहीं आया था। सोहम जी, सुनंदा जी वही खड़े थे। मनोहर जी और सुमित्रा जी भी वहां आ गए थे। तभी रूहानी को आया कि रूहान को इस बारे में पता नहीं है। वो जल्दी से भागते हुए उसके पास गई। देखा तो वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उसने टाई उठाई ही थी कि रूहानी ने उससे कहा, ठाकुर साहब आंटी जी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से चले। उसके ये बोलते ही रूहान ने टाई वही छोड़ी और महल की तरफ कदम बढ़ाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ उन्हें? कल तो ठीक थी, ये तो आज क्या हो गया? पता नहीं ठाकुर साहब, ये कहते हुए रूहानी उसके पीछे ही चली जा रही थी। रूहान साक्षी जी के कमरे में पहुंचा तो देखा साक्षी जी बेसुध पड़ी थी। ये देख रूहान उनके पास आकर बैठते हुए बोला, क्या हुआ इन्हें? माँ उसकी आंखों डर और दर्द दोनों साथ दिखाई दे रहा था इस वक्त। कुछ वक्त में डॉक्टर साहब आए। उन्हें देख बड़े ठाकुर ने कहा, आए डॉक्टर साहब, देखे इन्हें क्या हो गया है। डॉक्टर साक्षी जी के पास एक चेयर लेकर बैठ के देखने लगा। डॉक्टर ने उन्हें देखा, उनके सर पर पट्टी की और उनका बीपी चेक कर शुगर लेवल चेक करा और कुछ लिखते हुए बोले, इनका शुगर लेवल काफी बढ़ गया था और मैंने इंसुलिन दे दिया है। कुछ देर में शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, पर इनके खाने पीने का ध्यान रखें। और इनका बीपी भी हाई था, तो आप सब प्लीज ऐसी कोई बात ना करें जिससे इन्हें टेंशन हो या ये कुछ सोचे। इन्हें शांत रखे और खुश। बाकी में एक बार शाम को आकर चेक कर जाऊंगा इन्हें, ये बोल डॉक्टर चले गए। उनके जाने के बाद रूहान का गुस्सा बड़े ठाकुर पर फट पड़ा। आप चाहते क्या हैं? क्यों चले आते हैं? आप मना किया है ना, मैंने आपको कहा है ना कि मेरी माँ से दूर रहे, फिर क्यों निकल लिए इस कमरे से बाहर और दोबारा यहाँ मत आना। ये बोलते हुए वो ठाकुर साहब को बाहर निकालने लगा। ठाकुर साहब कुछ नहीं बोल रहे थे, उनकी आंखों में बस आंसू थे। केसर ने रूहान को रोकना चाहा तो उसने गुस्से भारी लाल नजरों से उसे देखा तो वे वहीं बाहर शांत खड़ी रही। ये सब देख रही रूहानी ने रूहान का हाथ पकड़ उसके हाथ बड़े ठाकुर साहब का हाथ छुड़ा के बड़े ठाकुर की तरफ बिना देखे बोली, बड़े ठाकुर इस वक्त आपकी पत्नी को आपकी जरूरत है, आप उनके पास बैठे। ये बोल वो रूहान को बाहर के आए। उसके पीछे सलोनी, आदित्य और बाकी सब भी आए। बस बड़े ठाकुर साक्षी जिब के पास रहे। रूहान ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ा के उससे कहा, ये मेरे और उनके बीच का मामला है, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? कौन हो तुम? मेरे और उनके बीच में आने वाली हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये करने की? इसकी बहुत बड़ी कीमत
चुकानी होगी तुम्हें। रूहान इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसका मुंह इस वक्त गुस्से में तमतमा रहा था। उसका गुस्सा देखकर आज सब डर गए थे। रूहानी ने जब बड़े ठाकुर का हाथ रूहान के हाथ से छुड़ा के उसे बाहर लेकर आए, तब रूहान का गुस्सा बढ़ चुका था। उसके गुस्से को देखकर इस वक्त सब डरे हुए थे। रूहान के ऐसे चिल्लाने पर रूहानी ने गुस्से में कहा, ठाकुर साहब मैं कोई नहीं हूं, पर वो जिसे आप हाथ पकड़ के कमरे से बाहर कर रहे थे वो आपके बाप आपकी माँ के पति है। आपने उनसे रिश्ते तोड़े, अपने उनसे बात करना बंद किया है। आपने 15 सालों से उनका चेहरा नहीं देखा, पर जिसके कमरे से आप उन्हें बाहर निकाल रहे थे वो उनके पति है और उन्हें उनसे दूर करने का या उनके पास रखने का हक आपको नहीं है। आप खुद के लिए कोई भी फैसला ले सकते हैं पर उनके लिए नहीं। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं आपकी आपके अंदर कितना गुस्सा है तो सुनिए। ठाकुर साहब आप गुस्सा उन पर नहीं खुद पर है, तो अपने गुस्से को चाहे तो किसी पर भी निकाले, पर इस वक्त यहां आपके गुस्से की जरूरत नहीं है। बड़े ठाकुर तब तक वहां रहेंगे जब तक ठकुराइन खुद नहीं कह देती कि वो बड़े ठाकुर को अपने कमरे में नहीं चाहती। और ये बात आपको अगर यहां रहना है तो रहे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपकी। वैसे भी 2 साल से आप नहीं थे तो भी आंटी ठीक थी, आज भी वो ठीक रहेंगी तो आप सोच ले। ये बोल रूहानी वहां से जा चुकी थी। आज रूहानी का ये रूप देख सब शौका थे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही रूहानी है जो कभी रूहान के सामने क्या किसी के सामने खड़ी नहीं होती थी। रूहानी को जो बोलना था वो बोल के जा चुकी थी। रूहान गुस्से में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से साफ झलक रहा था। उसने इस वक्त अपने गुस्से को अपनी मां के लिए दबा लिया। सब वापस से साक्षी जी के कमरे में आ गए थे। रूहान बस वहां गुस्से में खड़ा था। रूहानी जब साक्षी जी के कमरे में आए तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर साक्षी जिब के हाथ पकड़ के बैठे थे। रूहानी ने उन्हें देखते हुए कहा, बड़े ठाकुर जी आप परेशान ना हो, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आप देखना उठते ही बुआ सब से पहले आपका नाम लेंगी और आपको अपने पास देखकर वो बोलेगी, अजी आप यहीं हैं। उसके ये बोलते ही साक्षी जी को होश आया और उन्होंने आंखें खोली और अपने हाथ में बड़े ठाकुर के हाथों की गर्मी को महसूस करते हुए कहा, ठाकुर साहब आप यही है ला। उनकी बात सुनकर बड़े ठाकुर ने कहा, हाँ साक्षी हम यही है, आप ठीक है ना। अब उनके ये कहते ही साक्षी जी ने आंखों को खोल के देखा तो बड़े ठाकुर उसका हाथ थामे बैठे थे और उसे ही देख रहे थे। ये देखकर साक्षी जी मुस्कुरा दी। रूहानी के साथ वहां खड़े सब ये देखकर खुश थे। तभी रूहानी ने बड़े ठाकुर से कहा, देखा बड़े ठाकुर साहब हम ना कहते थे आंटी होश में आते ही ये बोलेगी। उसकी बात सुन ठाकुर साहब के साथ साथ बाकी सब भी हंस दिए। साक्षी जी ने सबको देखते हुए पूछा, रूहान कहा। इस पर रूहानी ने उनसे कहा, वो बाहर बैठे हैं, आपके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें अभी बोल देती हूँ। साक्षी जी को आराम करने का बोलकर सब चले गए। सबके जाने के बाद रूहानी हॉल में आए तो उसने देखा रूहान सोफे पर बैठा था। रूहानी ने रख नौकर को बुलाया और उससे तेज आवाज में बोली, भैया आंटी को होश आया गया है, आप कुछ हल्का सा उनके लिए खाने को ले आए और आपने छोटे ठाकुर से कह दे कि वो जाकर अपनी मां से मिल ले, वो उन्हें पूछ रही थी। रूहान ने ये सुना तो वो उठ के साक्षी जी के कमरे की तरफ चल दिया। रूहानी ने उसे जाते हुए देखा और कुछ सोचकर रसोई घर में चली गई। रूहान जब साक्षी जी के कमरे में गया तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर उनके सिरहाने बैठे थे। साक्षी जी ने उसे देखा तो इशारे से उसे अपने पास बुलाया। रूहान सर झुकाए उनके पास जाकर बैठ गया। ये मेरे शेर को क्या हुआ, आज ये शांत कैसे है, देखकर लग रहा है किसी न डांटा है। साक्षी जी की बजाय सुनते ही रूहान ने कहा, इतनी हिम्मत किसी में नहीं तो रूहान सिंह ठाकुर को सुना सके या डांट सके, ये बात छोड़े और ये बताएं आप कैसे हैं, ठीक है ना आप अब। और आपने अपनी दवा नहीं ली थी जो आपकी तबीयत खराब हो गई, और कौन रखता है आपका ध्यान जो आपकी तबीयत खराब हो गई। साक्षी जी ने उसके इतने सारे सवालों को सुनकर कहा, बस करे हमारा ध्यान रूहानी रखती है, उसने दवा भी दी थी पर पता नहीं कैसे मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा आप शांत हो जाए, अब मैं ठीक हूं। आपने कुछ खाया या नहीं? यहां आपकी तबीयत खराब है और आपको सबकी पड़ी है, शांति से आराम करे बस। उसके ये बोलते ही रूहानी नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आए। उसने सबको देखते हुए कहा, चलिए सब नाश्ता कर ले। रूहान ने उठते हुए कहा, मां मैं शाम को मिलता हूं कि जरूर मीटिंग है।
मेरी है, मैं आता हूं, ये बोल वो चला गया। रूहानी जानती थी कि रूहान इस वक्त गुस्से में है। उसने ट्रे को बिस्तर पर रखते हुए कहा, चलिए आप दोनों साथ में नाश्ता कर ले। बड़े ठाकुर साहब, ये आपका है। ये कहते हुए उसने नाश्ते की एक प्लेट उन्हें दे दिया। ठाकुर साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले, हम आपके हाथों से नाश्ते की प्लेट तब लेंगे जब आप हमें बड़े ठाकुर ना बुलाकर बड़े पापा और इन्हें बड़ी माँ बोलेगी। नहीं तो कोई बात नहीं। उनके ये कहते ही रूहानी ने बड़े प्यार से कहा, बड़े पापा नाश्ता। ये सुनते ही बड़े ठाकुर ने मुस्कुराते हुए उससे नाश्ते की प्लेट ले ली। रूहानी ने साक्षी जी को प्लेट देते हुए कहा, बड़ी माँ आपके लिए ये खाओ, पर किसी को बताना मत। बड़े ठाकुर ने देखा कि साक्षी जी की प्लेट में कचौरी थी तो उन्होंने कहा, अरे रूहानी, ये क्या दे रही हो इन्हें, आप जानती है ना। वो इतना ही बोल पाए थे कि रूहानी ने कहा, इनकी दवा तो अब इनके पास आ गई, तो अब बड़ी माँ कुछ भी खाए उन्हें कुछ नहीं होगा। अब बस आप जब तक यहाँ हैं यही इनके पास रहे। और अब मैं चली, मुझे बहुत काम है। वो जाने लगी तो साक्षी जी ने उससे कहा, आज स्कूल नहीं जाओगी तुम। इस पर रूहानी ने उन्हें देखते हुए कहा, नहीं, आ की छुट्टी, आज मैं यही रहूंगी और आपकी देखभाल करूंगी। ये बोल वो चली गई। रूहान अपने घर आया और रेडी होकर जाने लगा तो उसने रूहानी के कमरे की खिड़की की तरफ देखा। उसका गुस्सा शांत नहीं था। उसने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, डर नहीं लगता है ना आपको मुझसे, पर अब लगेगा बहुत प्यार से बात हो गई, शायद आप उसके काबिल नहीं है। ये कहते हुए उसकी नजर रूहानी के कमरे की खिड़की पर थी। वो वहां से गुस्से में निकल गया। रूहानी जब रूहान के घर आए तो उसने देखा वहां दो नौकर घर की सफाई कर रहे थे। उसने उन दोनों को देखते हुए पूछा, काका ठाकुर साहब कहाँ है। काका ने उसे देखते हुए कहा, साहब तो चले गए, आपको कुछ काम था क्या। बिटिया, नहीं काका, नाश्ता करके गए हैं या बिना करे। नाश्ता तो नहीं किए, ऐसे ही चले गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ये बोल रूहानी वहां से चली गई। रात का वक्त महल। रूहानी बैठी सलोनी के पास उससे बात कर रही थी। सब खाना खा चुके और अपने कमरे में थे। आज लाइट फिर से कट हो रखी थी क्योंकि फिर से तूफान और बारिश का मौसम हो आया था। ठंड ज्यादा हो गई थी तो रूपा अंगीठी ले आई थी। वो अंदर आकर दरवाजा बंद करते हुए उससे बोली, आज तो हम सब डर गए थे जब बड़ी ठकुराइन की तबीयत खराब हुई, पर चलो अब सब अच्छा हुआ। पर रूहानी दीदी, आप थोड़ा बच के रहना, क्योंकि आपने सीधे सोए हुए नहीं भड़के हुए शेर को और ज्यादा भड़का दिया है। ना जाने कब रूहान भैया का गुस्सा आप पर कहर बन के बरसे। उसकी बात पर सलोनी ने उससे कहा, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो रूपा भैया बहुत गुस्से में है। एक तो वो ऐसे शांत है, उससे हमें और ज्यादा घबराहट हो रही है। पर जो भी हो, आज रूह में बहुत हिम्मत आ गई थी। जो गुस्सेल रूहान सिंह ठाकुर से जा भिड़ी। काफी छोटी भाभी, इसे हिम्मत नहीं बेवकूफियां कहते हैं जो दीदी हमेशा करती है, पर इस बार बेवकूफी बहुत ज्यादा ही बड़ी है। रूपा के ये कहने पर रूहानी ने घबराते हुए कहा, बड़े अच्छे गई आप दोनों तो। मेरी हिम्मत की दाद देने की जगह आप तो मुझे डरा डरा के मार डालोगे। अरे बड़ी बेकार हो आप दोनों तो। मैं चली, बैठे आप दोनों यहां रही तो आप दोनों डरा डरा के मार देंगी। ये कहते हुए वो उठ के चली गई। उसके जाते हैं सलोनी और रूपा हंस दी। रूहानी अपने कमरे में आए तो वहां अंधेरा था। उसने दरवाजा पहले अंदर से बंद किया और मोमबत्ती खोजने लगी, पर तभी किसी ने उसके टेबल के पास माचिस से कैंडल को जलाते हुए कहा, क्या खोज रही है आप मिस रूहानी। रूहानी ने पीछे मुड़ के देखा तो रूहान खड़ा था। उसे ऐसे अंदर कमरे में देख कर वो थोड़ा घबरा सी गई। उसे देखते हुए वो बोली, आप मेरे कमरे में इस वक्त इस तरह क्या कर रहे हैं। जाइए यहां से, जो भी बात करनी हो कल सुबह करिएगा। आप इस वक्त आपका मेरे कमरे में होना ठीक नहीं। जाइए। रूहान उसके पास आते हुए बोला, क्यों डर लग रहा है मुझे यहां देखकर। पर आप तो मुझसे डरती ही नहीं है ना। आप तो अफसोस करती है मुझसे, तो फिर ये आंखों घबराहट कैसी। ये कहते हुए वो उसके पास आ रहा था और रूहानी अपने कदम पीछे कर रही थी। ठाकुर साहब आप जाए यहां से, कोई आ गया और आपको इस तरह मेरे कमरे में देखा तो फिर से तमाशा होगा। जाए आप। रूहानी ये कहते हुए पीछे दीवार से लग गई थी। रूहान उसके करीब आया तो रूहानी उससे दूर जाने लगी, पर रूहान ने दीवार पर अपना हाथ रख लिया। रूहानी दूसरी तरफ से जाने को हुई तो रूहान ने दूसरी तरफ भी हाथ रख दिया। आज जो तमाशा तुमने नीचे किया उसे करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा तो एक तमाशा और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या बोला
था आपने कि मुझसे डरती नहीं है, अफसोस करती है आप, ये कहते हुए रूहान ने रूहानी की कमर में हाथ डाल के आपने पास खींच लिया। रूहानी उसके ऐसे पास आने से उसके आंखों में गुस्सा देखकर वो डर से कांपने लगी थी। रूहान उसकी आंखों को और कांपते होठों को देखकर बोला, ये डर क्यों है आपकी आंखों में मिस रूहानी, आप तो डरती नहीं मुझसे, ये आपके होंठ जो डर से कांप क्यों रहे हैं, मुझे सुबह की हिम्मत अब नहीं दिखाई दे रही है क्या हुआ, क्यों घबरा रही है आप? बोले, आख सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आप अब नहीं बोलेगी आप कुछ? उसके ऐसा कहने पर रूहानी ने उसे झटके से धक्का देकर दूर जाने लगी तो रूहान के हाथ में उसके उसके लहंगे का दुपट्टा आ गया। रूहानी रुक गई तो रूहान ने उसे वापस झटक से अपने पास खींच उसे अपने पास ले आया। आप बदतमीजी कर रहे हैं ठाकुर साहब, नो आपको शोभा नहीं देता, अच्छा होगा आप इस वक्त यहां से चले जाएं। रूहान उसकी बात सुन बोला, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, देखना चाहती हो तुम से 2 मिनट प्यार से क्या बात कर ली, तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठी, मत भूलो मैं कौन हूं और तुम कौन हो, तुम्हारी औकात मेरे सामने खड़े होने की क्या बैठने की नहीं है, और तुम चली हो सबके सामने मुझे सुनाने, हिम्मत बहुत है ना तुम में, तो अब दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूं। रूहानी उसकी तरफ भरी नजरों से देखते हुए बोली, ठाकुर साहब किस बात से गुस्सा है, इसलिए कि मैंने आपसे सबके सामने वो सब कहा या इस बात पर कि एक लड़की ने आपको वो सब कहा, या इस बात पर कि आपकी बात पर आपके सामने कोई खड़ा हुआ आज, या इस बात पर कि किसी ने वो कहा जिसे आप अपने सीने में 15 सालों से छुपा के रखे थे, या फिर किसी ने आपसे वो सवाल किया जो आपसे किसी ने किया, बात से गुस्सा है आप जो इस तरह से एक लड़की को डराने धमकाने आ गए, या एक लड़की ने आपके गुरूर को ठेस पहुंचा दिया? बोले, ठाकुर साहब जो आप इस तरफ एक लड़की को डराने चलाने चले आए। उसके सवाल पर रूहान उसे गुस्से में देखे जा रहा था। रूहानी ने रूहान के गुस्सा होने पर भी उससे वो सवाल किए जिससे रूहान को गुस्सा तो आ रहा था पर कहीं ना कहीं वो सच थे। रूहान गुस्सा था क्योंकि इन 15 सालों में कोई भी ऐसा इंसान खड़ा ही नहीं हुआ उसके सामने जिसने उसे उसकी गलतियां बताई हो। रूहान को रूहानी पर सच में इसी बात पर गुस्सा आ रही थी कि उसने आज सबके सामने उसकी गलती को उसे बताया ही नहीं बल्कि उसे सुना के चली गई। रूहान उसकी बातों को खड़ा हुआ सोचे जा रहा था। रूहानी उसे देखे जा रही थी। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, ठाकुर साहब जाके देखे कि कितनी खुश है आपकी माँ आज। बड़े ठाकुर को अपने पास देखकर उसके ये कहते ही रूहान ने उसके हाथों को गुस्से में और कसके मोड़ते हुए कहा, ये खुशी बस कुछ वक्त के लिए है, फिर क्या, फिर तो वो चले जाएंगे ना उसी केसर के पास, तब माँ को कैसा लगेगा सोचा आपने ये, तब माँ कैसे रहेंगी ये सोचा आपने? ये कहते हुए उसकी पकड़ रूहानी के हाथों पर अब ढीली हो रही थी। ठाकुर साहब तो आप ऐसा कुछ करें जिससे बड़े पापा यहां से कहीं ना जाए, आप कोशिश करके देखे तो सही, क्या पता 15 साल की दूरी कुछ करने से कम हो जाए। आप पता तो करें कि 15 साल पहले क्या असल में वो सब हुआ था। आप यूं खामोश हो कर दूसरे पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? उसकी बात को बीच में काटते हुए रूहान ने उससे कहा, कुछ नहीं पूछना मुझे उनसे, ना कुछ जानना है कि 15 साल पहले क्या हुआ था। ये बोल के वो गुस्से में वहां से चला गया। रूहानी उसे जाता हुआ देखकर बोली, आप नहीं, अब मैं कुछ करूंगी, बहुत हो गया बाप बेटे में ये लड़ाई, ये दूरियां आप दोनों का नहीं पता, पर बड़ी माँ को इससे फर्क पड़ रहा है और मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। आखिर जैसे भी हो मैंने उन्हें माँ कहा है और एक बेटी कभी अपनी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती। वादा है कि महापूजा के बाद केसर इस घर में नहीं होगी, ये महापूजा है तकलीफ को ले जाएगी। ये बोलते हुए वो खिड़की से बाहर बरस रहे पानी को हाथ के लेने लगी। सुबह का वक्त, महल रूहानी नाश्ता लेकर जब साक्षी जी के पास बगीचे में आ गई, बारिश के बाद हल्के फुल्के बदल थे और साक्षी कहीं बैठी पढ़ रही थी। वो आए तो देखा साक्षी जी बैठी गीता पढ़ रही थी। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बड़ी माँ नाश्ता कर लो, नहीं तो बड़े पापा आकर हमें डांटने लगेंगे कि हमने उनकी प्यारी सी पत्नी को अभी तक भूखा रखा है, और फिर आपकी तबीयत खराब हो गई तो बड़े पापा फिर से देवदास की तरफ आपका हाथ पकड़े बैठे रहेंगे, अच्छा लगेगा आपको? ये कहते हुए रूहानी ने नाश्ते की प्लेट और जूस दोनों ही सामने बगीचे में रखी टेबल पर रख दिया। साक्षी जी उसकी बातें सुन खूब हंस रही थी। उन्हें ऐसे हंसता देखकर वो बोली, आप ऐसे ना हंसे, सच में बड़ी माँ, कल आपने देखा नहीं कि बड़े पापा आपका
हाथ बिल्कुल देवदास की मूवी के देव की तरह पकड़ के बैठे थे। मुझे तो लगा अभी बस अभी बोल देंगे। वो इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से आवाज आए, पारो, हमें छोड़ के मत जाओ। और इस पर रूहानी ने बिना पीछे मुड़े देखकर खुश होते हुए कहा, बिल्कुल ऐसे ही। पर तभी उसे लगा कि वे तो बड़े ठाकुर की आवाज है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो बड़े ठाकुर अपनी छड़ी लिए बहुत रौबदार तरीके से खड़े थे और उसे ही घूर के देखे जा रहे थे। ये देखकर रूहानी ने आंखों को बड़ा करते हुए झटके से मुंह साक्षी जी की तरफ कर लिया। वो हैरान परेशान सी खड़ी थी। बड़े ठाकुर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके पास आए और उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसे घूर के देखते हुए कहा, तो हम देवदास, हमने साक्षी जी का हाथ पारो समझ के पकड़ा था। इस पर रूहानी ने नजरें नीचे किए हुए कहा, नहीं, आप देवदास नहीं हो सकते। वो तो कितना जवान था और आप कितने बूढ़े। और कहा, शाहरुख, कहा आप। अच्छा, तो हम बूढ़े हैं, हम शाहरुख खाने की तरह नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने छड़ी उठा के उसे मारने की कोशिश की तो रूहानी भाग खड़ी हुई। साक्षी जी ये देखकर हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, अब तो कबूतरी उड़ गई ठाकुर साहब। उसे पकड़ पाना अब आपके बस की बात नहीं, अब आप बूढ़े हो गए। ये बोल वो और जोर से हंस दी। ठाकुर साहब ने सुनकर रूहानी के पीछे भागे। रूहानी हंसते हुए भाग रही थी और उनसे बोल रही थी, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे बड़ी पापा, अब आप बूढ़े हो गए हैं। ठाकुर साहब उसके पीछे भागते हुए बोले, अभी आपने मुझे कहाँ जाना है, रुकिए, अभी बताते हैं। अंदर तक जब शोर गया तो सब निकल के बाहर आए और देखा तो बड़े ठाकुर रूहानी को पकड़ रहे थे और रूहानी भाग रही थी। साक्षी जी ये देख कर खूब हंस रही थी। तभी बड़े ठाकुर ने कहा, अरे वो रघु पकड़ खड़ा क्या है, क्या हंसे जा रहा है, पकड़ जाकर वहां खड़ा। नौकर हंसना बंद कर रूहानी को पकड़ने लगा, पर रूहानी किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। तभी रघु ने माली से कहा, जो उसे देखकर हंस रहा था, अरे का दांत दिखा रिया है, अबे पकड़ रूहानी दीदी को। उसके कहते ही वो भी भागा। रूहानी ने पूरे बगीचे का चक्कर सबको लगा रही थी। तभी वहां रूहान नील के साथ पहुंच गया। उसे देख बड़े ठाकुर ने कहा, वो मेरे शेर पकड़ जरा। इस लड़की ने, इसने ठाकुर को ललकारा है। उनके ये बोलते ही रूहानी ने भागते हुए चिल्ला के कहा, अरे जाने दे आप बड़े पापा, आपका शेर अब वो शेर नहीं रहा जो भाग के शिकार पकड़ सके। अब आप बेटों में उतना दम नहीं ही कि मुझे रूहानी मनोहर चौहान को पकड़ सके। ये सुनकर मनोहर जी ने कहा, बिल्कुल मेरी शेरनी, हारना नहीं है, जीत के ही रहना। ये देख वहां खड़ा सब हंस रहा था। रूहान ने जब सबको हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा आया। उसने रूहान को कोट दी और टाई ढीली कर अपने शर्ट की बाजू को मोड़ के उसके पीछे जाते हुए बोला, रघु और माली काका आप रहने दे। ये बोल वो रूहानी के पीछे भागा और रूहानी उसे देखकर फिर भागी। इस बार सिर्फ बड़े ठाकुर और रूहान ही उसे पकड़ रहे थे। रूहान ने बड़े ठाकुर से कहा, पापा आप उधर जाए, मैं इधर से पकड़ता हूं। उसकी बात सुन बड़े ठाकुर ने कहा, बिल्कुल मेरे शेर। दोनों को ही नहीं पता था कि रूहानी असल में कर क्या रही है। बड़े ठाकुर ने और रूहान ने मिलकर रूहानी को घेर लिया था। रूहानी अब सोचने लगी कि वो कहां से भागे, पर भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी वो बीच में से भागने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच उस कसके पकड़े हुए कहा, ये पापा हमने पकड़ इस बड़बोली को। और ये बोल उसने उसे छोड़ के बड़े ठाकुर को गले से लग गया। रूहानी और बाकी सब ये देख हैरानी के साथ खुश भी थे, पर कोई और भी था जो इन सब को देखकर खुश नहीं था। वो थी केसर और सोम। दोनों के ही मन में उस वक्त गुस्सा बहुत था। इधर इतने सालों बाद रूहान और बड़े ठाकुर पुराने वक्त की तरह एक दूसरे के गले लगे खड़े थे। तभी अचानक से रूहान को सब याद आया और झटके से उनसे दूर हुआ और उन्हें गुस्से में देखते हुए वहां से चला गया। रूहानी और बड़े ठाकुर ये देख कर थोड़ा उदास हो गए तो रूहानी ने उनके पास आते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बड़े पापा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके ये कहते ही ठाकुर साहब ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखकर कहा, काश ऐसा हो जाए। ये बोल वो वहां से चले गए। रूहान के जाने के बाद बड़े ठाकुर आकर साक्षी जी के पास बैठ गए। रूहानी भी उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठी थी। आदित्य सलोनी और बाकी सब भी वहीं आ गए। सब बैठ के आज काफी दिनों बाद ऐसे साथ में नाश्ता कर रहे थे। सलोनी की तरफ देखते हुए बड़े ठाकुर ने उससे पूछा, सलोनी बेटा, आपकी तबीयत ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? आप बताना अगर आपको कोई भी परेशानी हो। अगर
ये आदित्य आपकी सेवा ना करे तो हमसे बोल देना, इसके कान कसके खींच दूंगा मैं। उनकी बात पर सलोनी थोड़ा शर्मा गई और बड़े ठाकुर से बोली, नहीं बड़े पापा, ये और रूहानी यहाँ तक कि घर में सब कोई मेरी बहुत सेवा करता है। बड़े ठाकुर ने रानी की तरफ देखते हुए बोले, और रानी बिटिया कैसी है हमारी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? रानी ने उन्हें देख मुस्कुरा के कहा, नहीं बड़े पापा, कोई दिक्कत नहीं है। आज बड़े ठाकुर अपने परिवार के साथ ऐसे हंसी खुशी से खाना खा रहे थे जो उनके लिए बहुत सुकून की बात थी, और शायद ये सिर्फ कहीं न कहीं रूहानी की वजह से ही था। पर रूहानी के मन में तो कुछ और हो था। बड़े ठाकुर ने रूहानी को सोचते हुए पाया तो उन्होंने उससे कहा, क्या सोच रही हो रूहानी? रूहानी का ध्यान जब बड़े ठाकुर की बातों पर गया तो उसने कहा, कुछ नहीं बड़े पापा, सुना है तो पीएचडी कर रही हो? जी बड़े पापा, और इस साल ये कंप्लीट हो जाएगी, पर मैंने दिल्ली में पहले से ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, देखे कहीं भी अगर लग जाए तो मैं कर लूंगी। और शादी का क्या सोचा है, कब करोगी? इस पर रूहानी खामोश रही तो सुमित्रा जी ने कहा, कौन करेगा एक ऐसी लड़की से शादी जिसकी मां नहीं पर बाप का पता नहीं? ये बोल वो गुस्से से चली गई। रूहानी को आंखें नम हो गई। बड़े ठाकुर को ये बात बहुत बुरी लगी। सलोनी को अपनी मां पर वापस गुस्सा आ गया। मनोहर जी इस बार खुद को रोक नहीं पाए और सुमित्रा जी के पीछे महल के अंदर उनके कमरे में चले आए। सुमित्रा कमरे में पहुंची ही थी कि मनोहर जी ने चिल्ला के कहा, कितना बार तुम्हें बताना होगा कि रूहानी के पीछे मैंने अपना नाम लगाया है, उसका पिता मैं। तुम उसकी मां नहीं बन सकती, मत बनो, पर जो नाम मैंने उस लड़की को दिया है उससे को दुनिया में जिएगी और जी रही है। उनके बोलने पर सुमित्रा जी ने मुंह बना के कहा, आपके नाम देने से क्या होता है? अरे आखिर है तो वो किसी नाजायज की औलाद ही ना, पता नहीं किस हरामखोर बाप की है जो हमारे मत्थे मर गया। इसे खुद तो मेरी बहन इसे मजे कर इसे जन्म देकर मर गई, पर ये मुसीबत हमारे गले छोड़ गई, झेलो बैठ के पूरी जिंदगी। सुमित्रा जी के ये कहने पर मनोहर जी ने गुस्से में कहा, सुमित्रा, ये बोलते हुए उन्होंने एक जोरदार तमाचा मारा जिससे सुमित्रा जी जाकर बिस्तर पर गिर गई। मनोहर जी ने उन्हें देखते हुए कहा, कितनी बार आपसे कहा खुद को नफरत को कम कर लो। अरे गलती शैलजा ने की थी, इसमें इस बच्ची की क्या गलती है? इसने तो नहीं कहा था कि एक नाजायज कोख से पैदा करो, या इसे ये पता था कि जिसकी कोख में ये है वो शादीशुदा नहीं है, दुनिया में आएगी तो ताने मिलेंगे। आखिर शैलजा की नफरत को तुम क्यों इस बच्ची से निकाल रही हो? बंद करो, ये सब बहुत हो गया आज, और अभी हम वापस उदयपुर जा रहे हैं, सामान पैक करें। ये बोल मनोहर जी बाहर आ गए। सुमित्रा जी वही गुस्से में बैठी रही। कुछ देर बाद जब वो अपना सामान लेकर मनोहर जी के साथ बाहर आए तो सब बाहर ही बैठे थे। रूहानी भी वही थी। मनोहर जी ने सबको देखते अजय ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब अब हम चलते हैं, वैसे भी काफी दिन से यहाँ पर हूँ, ऑफिस भी मैनेजर साहब पर छोड़ रखा है, अब जाकर सब संभाल लूं। बड़े ठाकुर साहब ने उठते हुए कहा है, चले जाना चौहान साहब, पर अभी महा पूजा तक तो रुक जाए फिर चले जाना, अभी ऐसे जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, हम महापूजा के दिन आ जाएंगे, अभी जाना होगा, माफ कर दे हमें। उनके कहने पर बड़े ठाकुर ने कुछ नहीं कहा और उन्हें जाने दिया। मनोहर जी रूहानी और सलोनी से मिल के चले गए, पर सलोनी सुमित्रा जी से मिली भी नहीं। रूहानी को ऐसे मनोहर जी का जाना अच्छा नहीं लगा। सलोनी ने उसके कंधे पर हाथ रख आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया तो रूहानी ने एक फीकी सी मुस्कान दे दी। दोपहर का वक्त, रूहानी का कमरा। रूहानी बैठी अपने कमरे में काम कर रही थी, तभी उसकी नजर खिड़की के से बाहर जा रही केसर पर पड़ी। केसर सबसे छुप के कहीं जा रही थी, उसका ध्यान वही था कि तभी रूपा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या देख रही हो दीदी? अब क्या खिड़की से कूदने का इरादा है? इस पर रूहानी ने उसके ऐसे अचानक से आने से घबरा गई थी और वो घबराते हुए उससे कहा, तुमने तो डरा दिया हमें, चलो भाभी ने बुलाया है, आदित्य भैया घेवर लेकर आए हैं, चलो खा लो, सबको दे दिया है, आप भी चलो। उसके कहने पर रूहानी ने खुश होते हुए कहा, क्या जीजा जी घेवर लाए हैं तो खड़ी क्या है, चल। ये बोल वो बड़े बड़े कदमों के साथ सलोनी के कमरे की तरफ नीचे जाने लगी। जब वो सलोनी के कमरे में पहुंची तो रानी और सलोनी मिलके खा रहे थे। उन्हें देखते हुए रूहानी ने कहा, हमने सुना जीजा जी घेवर लाए हैं। इस पर रानी ने घेवर का लास्ट टुकड़ा खाते हुए कहा, लाए तो थे देवर जी घेवर, पर अब खत्म हो गया लाड़ो, आप तो लेट हो गई। और ये बोल वो हंस दी और उनके साथ सब हंस दिए।
रूहानी ने ये सुनते ही बुरा सा मुंह बना सबसे कहा, बहुत गंदे हैं आप सब। ऐसा कोई करता है क्या? अरे मैं आ तो रही थी ना, तो इतनी जल्दी खत्म करने की क्या जरूरत थी? ये बोल वो मुंह फूला के बिस्तर बैठ गई। आदित्य ने उसे गुस्सा होता देखा तो बोला, अरे क्या भाभी सा, आप भी हमारी लाडो को परेशान कर रही है ना? लाडो हमने रखा है ना आपके लिए ये के और ये बोल आदित्य ने घेवर सा भरा प्लेट उसके सामने कर दिया। उसे देख रूहानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने प्लेट पकड़ खाते हुए कहा, मुझे पता था, मेरे बिना आप सब ऐसे कैसे खा सकते हैं। उसे ऐसे खाता देखकर सब हंस रहे थे। शाम के वक्त सब बाहर अलाव जला के बैठे थे। आज सबका खाना बड़े ठाकुर ने यही बाहर के खुले मैदान में करवा दिया था, क्योंकि आज लाइट चली गई थी और एक तरह से अच्छा था कि सब साथ बैठ के साथ में खाना खा रहे थे। आज खाने में राजस्थानी खाना बना था। बड़े ठाकुर साक्षी जी के पास बैठे थे और बाकी सब भी अपने साथियों के साथ बैठे थे। आदित्य सलोनी को खाना खिला रहा था। सोहम जी भी अपनी पत्नी के साथ थे, पर केसर यहां नहीं थी। वो घर के अंदर थी, वो बाहर नहीं गई थी। सब खाना खा ही रहे थे कि तभी रूहान की गाड़ी आकर बाहर रुकी। वो गाड़ी से बाहर आया और सबको देखकर चला गया। साक्षी जी ने उसे देखा तो रूहानी को इशारे से बुलाया तो वो उनके पास आ गई। उन्होंने कुछ कह उससे तो वो अंदर चली गई। दूसरी तरफ रूहान अपने घर में आया और कोट उतार टाई की नोट ढीली कर शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए सोफे पर बैठ के काका को आवाज देने लगा, काका पानी देना एक ग्लास। पर घर में कोई नहीं था, ये बात उसे नहीं पता था। उसने एक दो बार आवाज दिया तभी किसी ने कहा, लीजिए पानी। उसने जैसे आवाज सुनी तो रूहानी लालटेन लिए खड़ी थी। उसे देख रूहान ने अपना मुंह फेर लिया और बिना कुछ बोले अंदर कमरे में जाने लगा तो रूहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे रूहान रुक गया। पर उसने बिना देखे उससे कहा, देखो रूहानी, इस वक्त हम आपसे लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है, इसलिए जाइए यहां से अभी। इसी वक्त रूहानी ने उसका हाथ पकड़े वैसे ही खड़े हुए कहा, ठाकुर साहब हम भी लड़ने नहीं आए हैं, बस खाना लाए हैं आपके लिए। वो क्या है कि काका अपने बेटे के साथ घर के गए। उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, तो इसलिए बस आप भी प्यार से बैठ के खाना खा ले, मैं भी चली जाऊंगी प्लीज। रूहान ने फिर उसे बिना देखे कहा, नहीं खाना हमें, आप जाए। और ये बोल वो अपना हाथ उससे छुड़ा के जाने लगा तो रूहानी लालटेन टेबल खाने की थाली के पास रख उसके सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, ठाकुर साहब आप गुस्सा हमसे है तो खाने पर क्यों निकाल रहे हैं आप? खाने के बाद भी तो गुस्सा कर सकते हैं ना। और वैसे भी लड़ने के लिए ताकत की जरूरत होती है, खाएंगे नहीं तो हमसे लड़ेंगे कैसे? चलिए खा लीजिए। रूहान ने रूहानी को घूर के देखा और बैठ गया। रूहानी ये देख के मुस्कुरा दी। रूहान के बैठने पर वो उसे सामने वही नीचे बैठते हुए बोली, पता है आज सब लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आप लेट हो गए। वैसे आप करते क्या है? नहीं मतलब पूरे दिन गायब रहते हैं, कहीं कुछ घोटाला वाला काम तो नहीं करते? उसके ऐसे कहने पर रूहान उसे घूरने लगा, जिसे देखकर रूहानी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि आप इतनी लेट आते हैं। मैं सोचती हूँ आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो 6 बजे के बाद ऑफिस में क्या गिल्ली डंडा खेलते हो? रूहान ने खाना खाते हुए उससे कहा, अब सब आपकी तरह नहीं होते ना, जिन्हें दिन भर या तो बोलना होता है, किसी का सर खाना होता है, या किसी को गुस्सा दिलाना होता है, या फिर लड़ना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, और मेरे पास बहुत काम होता है, मीटिंग्स होती है और बहुत कुछ। पर सच बोलूं ठाकुर साहब, आपको खुद को थोड़ा चेंज करना चाहिए, खुद को, नहीं तो कल को आपकी शादी हुई और हरकतें ऐसी रही तो लड़की छोड़ के भाग जाएगी। और वैसे भी आपकी तो पहली शादी मुश्किल से होगी, दूसरी तो भूल जाओ, इसलिए खुद को थोड़ा ठीक रखो। वैसे भी आप बूढ़े हो रहे हैं, अब तो शादी कर लेनी चाहिए। रूहानी, आपको नहीं लग रहा आप मुझे गुस्सा दिला रही है? क्या चाहती है आप मैं चला जाओ? रूहान के ये कहने पर रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ये बोल वो चुप हो गई। लालटेन की रोशनी में बैठा रूहान खाना खा रहा था और रूहानी खिड़की के बाहर खराब मौसम को देख रही। हवाएं तेज चल रही थी। रूहान खाना खा चुका था और हाथ धूल के आ गया था, तो रूहानी ने एक कटोरी उसकी तरफ बढ़ा दी। उसे देख रूहान ने कहा, ये क्या है? ये बड़ी माँ ने आपके लिए बनाया था, आपका मनपसंद मूंग दाल का हलवा। ये बोल रूहानी सामने देखने लगी। रूहान खा रहा था। खाने के बाद वो आया और बाहर
दरवाजे पर खड़ी रूहानी के पास आकर खड़ा हो गया। उसके खुले बाल हवा में पीछे उड़े जाते या कभी उसके चेहरे पर आकर उसे तंग करने लगते। तभी बहुत तेज की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर रूहानी ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह ठाकुर, सच बोलूं तो आपके कदम इस जैसलमेर के लिए बहुत भाग्यशाली है। देखे जब से आए बस बरसात होती है और हर जगह मौसम सुहाना रहता है। ये बोल वो बारिश के पानी को हाथों में लेकर खेलने लगी। रूहान ने उसे देखकर पूछा, आपको बारिश पसंद है? इस पर रूहानी ने चहकते हुए कहा, हाँ बहुत। ये बोल वो बारिश में चली गई। रूहान उसे बहुत शांत भाव से देख रहा था। रूहानी आपने दोनों हाथों को फैला के भीग रही थी। उसने रूहान को देखते हुए कहा, पता है आपको ठाकुर साहब, जब मैं छोटी थी तब सलोनी दीदी मुझे हमेशा बोलती, लाडो भीगने मत जाना, पर मैं भाग जाती थी और दीदी मुझे पकड़ने के चक्कर में खुद भीग जाती थी और फिर वो बीमार हो जाती और फिर मासी मुझे बहुत डांटती और मारती। उनका सारा गुस्सा जैसे हमारे लिए था और सारा प्यार दीदी के लिए। आज भी तो वही हुआ। ये कहते हुए रूहानी के चेहरे की खुशी दर्द में तब्दील हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू बारिश के साथ बह रहे थे। ये देखकर ना जाने रूहान को क्या हुआ। उसने अपने कदम बारिश में भीग रही रूहानी की तरफ बढ़ा दिया और दर्द में रो रही रूहानी को अपने सीने से लगा लिया और उससे बोला, शांत हो जाए आप। ऐसा लग रहा था जैसे रूहानी के आंसू रूहान को पिघला रहे थे। बारिश में भीग रही रूहानी ने जब रूहान से ये बताया कि अक्सर उसे मासी सिर्फ डांटती ही आई है और किसी से भी गुस्सा होती पर उतारती रूहानी पर ही थी। ये कहते हुए जब वो बीती बात याद कर बरसात में भीगते हुए रो पड़ी तो रूहान ने उसे आगे बढ़ के अपनी बाहों में ले लिया। उसे सीने से लगाए उसने कहा, शांत हो जाओ रूहानी। रूहानी उसके सीने से लगे रोते हुए बोली, बचपन से चाहा कि मासी मुझे कभी तो प्यार करे पर ऐसा नहीं हुआ। नहीं समझ आया कि वो नफरत इतनी क्यों करती है। क्या मेरा दोष था ठाकुर साहब कि मैं नाजायज पैदा हुई? मुझे कैसे पता होता कि मैं किस कोख से पैदा हो रही हूं, वरना मैं भगवान से कहकर कोख ही बदलवा देती। माँ ने मुझे ऐसे यहां अकेले छोड़ के बहुत गलत किया। आपको पता है, मौसा जी बताते हैं कि वो गए थे उस आदमी के पास पर वो नहीं था यहां। वो जा चुका था। मेरी माँ को उस हालत में छोड़ वो भाग गया था। मैं कभी उस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहती, कभी नहीं। उसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में हर पल नाजायज के ताने सुने। मैं नहीं चाहती कि वो वापस आए। ये बोलते हुए रूहानी उसके सीने से लगे रोए जा रही थी। रूहान ने उसे और कसके अपने सीने से लगा लिया। आज जैसे रूहान पहली बार रूहानी के दर्द से रूबरू हुआ था, इतने गहराई से रूहानी के दर्द को जाना था। उसने उसके रोते हुए चेहरे को अपने हाथों में लिया। बारिश अभी भी होते जा रही थी। रूहानी अभी भी रो रही थी। शायद ये सालों का दर्द था जो आंसू बन के आज इस तरफ निकल रहे थे। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, रूहानी आप नाजायज नहीं है। नाजायज रिश्ते हुए बच्चे या इंसान नहीं। आप तो कभी नाजायज हो ही नहीं सकती, जो सबका ख्याल रखे, जो दूसरों की खुशी के लिए किसी से भी बिना किसी स्वार्थ के लड़ जाए, वो नाजायज कैसे हो सकती है? देखा है मैंने आपको मां। ध्यान रखते रानी दीदी के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए। आप तो वो रूहानी है जो सबकी जिंदगी में रूहानी एहसास भर देती है। शांत हो जाए और आज के बाद ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दे। रूहानी उसकी बातें सुन शांति से उसे एकटक देखे जा रही थी। रूहान ने जब बरसात में उसके भीगे चेहरे को देखा तो उसमें भी उसे बहुत दर्द नजर आ रहा था। रूहानी उसे देखे जा रही थी। रूहान ने तूफान से उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया। अब रूहानी के होंठ ठंड से कांपने लगे थे। वो रूहान के ऐसे पास आने के एहसास से घबरा रही थी। वो उसकी आंखों में देखे जा रही थी। रूहान उसके भीगे चेहरे को देख के जैसे खोए जा रहा था। उसके हाथ रूहानी की कमर पर हल्के से कसने लगे और उसके साथ वो रूहानी को अपने करीब लाने लगा। रूहानी को जैसे ही होश नहीं था, वो घबराई हुई कांपती हुई बस उसके करीब आ रही थी। रूहान ने उसके चेहरे को पकड़ के अपने बहुत करीब ले आया था। ये देख रूहानी की नजरें झुक गई थी। रूहान को खुद नहीं पता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा था। वो रूहानी के कांपते होठों के करीब आकर उसे छूने ही वाला था कि तभी बिजली कड़की और दोनों ही जैसे होश में आए। रूहानी ने उसे झटके से धक्का दिया और उसे डरी घबराए आंखों से देखते हुए अपने लहंगे को पकड़ वहां से भाग गई। रूहान भी ये समझ नहीं पाया था कि अभी कुछ देर पहले वो क्या करने जा रहा था।
उसने खुद से ही सवाल किया, क्या था ये, कैसे मैं उसके इतने करीब आ रहा था, कैसे आज मैं खुद का कंट्रोल भूल गया, क्या हो गया था मुझे, क्यों तुम्हारे दर्द में मैं इतना खो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा था, मैं कैसे कमजोर हो गया तुम्हारे सामने, कैसा एहसास था ये। वो कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को भीगते हुए फैला दिया। आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया भीगने लिए, बरसात में मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती, नहीं पसंद है मुझे ये बूंदे, इनसे जुड़े कोई भी एहसास, पर आज मैं नहीं जानता कैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्यों, तुम क्या हो रूहानी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। ये बोलते हुए उसने अपने चेहरे को ऊपर आसमान से आ रही बरसात की तरफ कर दिया, जो इस वक्त आकर उसके चेहरे को भीगा रही थी। उधर रूहानी अपने कमरे में आए और अंदर आकर दरवाजा बंद कर उससे पीठ लगा आंखें बंद कर खड़ी हो गई। उसके शरीर पर रूहान की छुअन महसूस हो रही थी, वो खुद में ही सिमट रही थी। उसने नजर उठा के जब सामने आईने में देखा तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब ही रंग था। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये क्या है, कैसे आज वो रूहान से वो बात लाह गई जो उसने अपनी दीदी से भी नहीं कहा था, कैसे वो रूहान का सहारा पाकर उस पर भरोसा कर गई, उससे सब कह गई, क्यों आखिर वो इस तरह रूहान को नजदीक आने से खो गई, रोक नहीं पाई। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, ये बस तेरी सोच है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे सोचा जाए, शांत हो जाओ तुम रूहानी, ये बोल वो अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज कर बाहर निकली और भीगे बालों को खड़ी होकर खिड़की के पास आ छटकने लगी। उसकी नजर जब खिड़की के बाहर गई तो देखा रूहान अपने कमरे में बैठा था, लालटेनें जल रही थी और वो किसी से बात कर रहा था फोन पर। ये देख कर उसने खिड़की बंद कर दी और फिर रूम में रखी अंगीठी के पास आकर शॉल ओढ़ के बैठ गई। उसने अपने हाथों को रगड़ते हुए अंगीठी की आग के पास कर दिया और अपने मन में बोली, इस किससे बात कर रहे हैं इस वक्त, मुझे क्या पता कर रहे होंगे किसी से बात, मुझे क्या लेना देना, वैसे भी तो खड़ूस सिंह ठाकुर है, पता नहीं कब क्या करे, कौन जानता है। ये बोलते हुए उसने अपने गर्म हाथ अपने गालों पर लगाए। कुछ देर में वो लेटने आ गई। जब लेटने को हुई तो उसके मन में ना जाने क्या आया कि वो गई और रूहान की तरफ खुलने वाली खिड़की को वापस खोल दिया। उसने देखा रूहान सो चुका था। रूहानी ने उसे कुछ देर देखा और फिर आकर लेट गई। कुछ वक्त में उसे भी नींद आ गई। सुबह का वक्त महल। रूहानी आज सुबह जल्दी उठ गई थी। आज उसे थीसिस देना था क्योंकि उसके सर 2 दिन बाद एक सेमिनार की वजह से लंदन जा रहे थे। रूहानी बैठी वो उसे कंप्लीट कर रही थी। सब हो गया था, बस उस पर नाम लिखकर जाकर अलवर जाना था, पर वक्त काम था इसलिए वो जल्दी ही घर से निकल रही थी। वो जल्दी से सब कर अपनी सारी फाइल्स अपने बैग में रख नीचे आए। सामने ही उसे पूजा घर में साक्षी जी और बाकी सब मिल गए। बड़े ठाकुर ने उसे देखकर कहा, कहाँ चली ये हमारी शेरनी, सुबह सुबह वो भी बिना हमसे मिले। इस पर रूहानी ने उसे देख मुस्कुरा के कहा, बस बड़े पापा आज हमें हमारे थीसिस जमा कराने जाने हैं, नहीं तो हमारे प्रोफेसर साहब 2 दिन में चले जाएंगे लंदन। आज शाम ही वो दिल्ली जा रहे हैं तो हम बस ये उन्हें देकर वापस आ जाएंगे। आप अपना ख्याल रखना और साथ में बड़ी माँ का भी। और ये सब कहते हुए वो रूपा की तरफ मुड़ी और उससे बोली, आप दीदी का ख्याल रखना, टैब तक मैं आ जाऊंगी, लापरवाही मत करना, चलो मैं चलती हूँ। ये बोल वो जाने लगी तो सामने से आ रहे रूहान से टकरा गई और जैसे गिरने को हुई रूहान ने उसे पकड़ लिया। रूहानी की नजरें रूहान पर गई तो वो फिर से घबरा गई। रूहान फिर एक बार रूहानी की आंखों में खो रहा था। उन दोनों को ऐसे खड़ा देख रूपा ने कहा, अरे रूहानी दीदी ठीक हो ना आप। उसकी आवाज से दोनों का ही ध्यान टूट गया। रूहानी खड़ी होते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, चलती हूँ मैं। ये बोल वो चली गई। रूहान भी साक्षी जी के पास आ गया। साक्षी जी को देखते हुए उसने कहा, माँ मुझे कुछ काम है तो मैं आज शाम दिल्ली जाऊंगा, पर वापस आ जाऊंगा 2 दिन बाद। यहाँ एक नई कंपनी ओपन कर रहा हूँ तो उसके कुछ पेपर हैं जो वहाँ हैं, तो सब ठीक रहा तो 2 दिन में आ जाऊंगा। आप प्लीज किसी से कहकर मेरा सामान एयरपोर्ट भेज देना, मैं सीधा ऑफिस से ही चला जाऊंगा। साक्षी जी ने उसे देखकर कहा, नाश्ता तो करोगे ना हमारे साथ, चलो पहले नाश्ता करो। वे बोल वो उसे अपने साथ खाने की टेबल के पास ले आए और उसे बैठा के खुद उसके लिए नाश्ता निकाला। रूहान उन्हें बिना कुछ कहे खाने लगा। वो भी नाश्ता कर चला गया। दोपहर का वक्त महल। दोपहर के 3 बजे जब रूहानी घर आए तो उसका मुंह लटका हुआ था। तभी रूपा ने आ
कर कहा, और दीदी कैसा रहा, सब आपने दे दिया, आपने वो जो आपको देना क्या। कहते बे उसे उसके ये कहने पर रूहानी ने रोनी सी आवाज में कहा, थिसेस ये बोल। वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। ये साक्षी जी और रानी ने भी देख लिया था। वो दोनों उसके पास आए और साक्षी जी ने रूपा से पूछा, इसे क्या हुआ, ऐसे रोते हुए क्यों आ रही है। ये तो खुश होकर गई थी पर आई है तो रोते हुए। इस पर रूपा ने उधर देखते हुए कहा, जिस तरफ रूहानी गई थी मुझे नहीं पता बड़ी ठकुराइन, मैंने तो पूछा दे आया, आप तो बस रोने लगी। अच्छा तुम जाओ उसके लिए पानी ले आओ, हम देखते हैं। ये बोल वो रूहानी के कमरे की तरफ बढ़ गई। रूपा किचन की तरफ बढ़ गई। तभी उसे सलोनी अपने कमरे से उठ के बाहर आते हुए दिख गई। उसने रूपा से पूछा, रूहानी आ गई क्या। रूपा, इस पर उसने कहा, हाँ छोटी भाभी दीदी आ भी गई और रोए जा रही है। बड़ी ठकुराइन और बड़ी भाभी गए हैं उनके पास। उसके ये कहने पर सलोनी ने घबरा के बोली, क्या वो रो रही हूं, क्यों, मैं देखती हूं। ये बोलते हुए वो भी रूहानी के कमरे में चली गई। जब साक्षी जी रानी के साथ वहां पहुंची तो रूहानी बिस्तर पर तकिए में मुंह छुपा के रोए जा रही थी। ये देखकर साक्षी जी ने उससे कहा, अरे आज हमारी शेरनी रुओ कैसे रही, क्या हुआ बताओ। ये कहते हुए वो उसके पास आकर उसके बालों को सहलाने लगी। रूहानी ने कुछ नहीं, वो बस तकिए में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। तभी सलोनी भी वहां आ गई। उसने घबराते हुए कहा, क्या हो गया लाडो, क्यों रो रही है, क्या हुआ। उसे वहां देख रूहानी ने उठ के बैठते हुए सुबक कर कहा, मेरी फाइल्स नहीं सबमिट हुई सर, चले गए थे, अब वो जब तक आएंगे तब तक मेरी सबमिशन की डेट भी चली जाएगी। ये सुनते ही पानी ला रही रूपा ने कहा, बताओ, हमें लगा पता नहीं कौन सी बड़ी बात हो गई। इस पर रूहानी ने उसे रोते हुए ही घूर के खा जाने वाली नजरों से देखा। साक्षी जी ने रूपा को आंखें दिखाई, वो शांत हो गई। साक्षी जी ने रूहानी को पानी देते हुए कहा, अरे तो क्या हुआ, आप शांत हो जाए, हम कुछ करते हैं। उनकी बात पर रूहानी ने सुबकते हुए बच्चों की तरह कहा, पर मेरी मेहनत तो गई ना पानी में, अब मैं इस साल कैसे कीच करूंगी, फिर मुझे साल भर इंतजार करना होगा। इस पर फिर से रूपा बोली, अरे कैसे मेहनत बेकार होगी, आपने ही तो कहा था ना कि आपका टीचर दिल्ली जाएगा, फिर वहां से कहीं और तो आप भी चली जाओ दिल्ली और देकर चली आओ, इसमें इतना क्या सोचना। उसके कहने पर रूहानी ने उससे बच्चों की तरह कहा, उसे प्रोफेसर कहते हैं ना कि टीचर, और मैं दिल्ली कैसे जा सकती हूं, मैं तो कभी भी राजस्थान से बाहर नहीं गई। उसके ये कहते ही साक्षी जी ने कहा, अरे तुम नहीं गई तो इस बार चली जाओ और उठो, जल्दी से तैयार हो, बैग पैक करो। उसके ये कहते ही सब उसे देखने लगे तो सलोनी ने उससे कहा, पर माँ ये कैसे जाएगी, आप सोचो तो किसके साथ जाएगी, आदित्य जी खाली नहीं है तो ये किसके साथ जाएगी। ये रूहान के साथ जाएगी, वैसे भी वो काम के सिलसिले में जा ही रहा है दिल्ली, तो आपको भी साथ ले जाकर काम करा दे आपका, तो अब आप बैग पैक करें, मैं उससे बात करती हूँ। साक्षी जी के कहने पर रूहानी ने कहा, पर वो नहीं माने मुझे साथ ले जाने को, तो मैं होगा, तुम अपना बैग पैक करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, अभी 1.5 घंटे में आपको एयरपोर्ट के लिए निकलना। ये बोल उन्होंने रूपा को अपना फोन लाने को कहा। रूपा भाग के गई और फोन ले आए। सलोनी को बैठा के रानी रूहानी का बैग पैक करने में मदद करने लगी। जब तक बैग पैक हुआ तब तक साक्षी जिन रूहान से बात कर लिया था और उसे मना लिया था। ये जानकर सब खुश थे कि रूहान मान गया। साक्षी जी ने रूहान को फोन कर मना लिया था कि वो रूहानी को अपने साथ ले जाए और उसका काम भी करा दे। रूहान ने बड़ी मुश्किल से उनकी बात मानी थी। रूहानी ने अपना सारा सामान पैक किया और सलोनी की तरफ देखकर बोली, दीदी आप अपना ख्याल रखना और कुछ भी ऐसा वैसा मत खाना, मैं बस जल्दी आ जाऊंगी। उसके बाद वो साक्षी जी के पास आई और उनसे बोली, आप भी ध्यान रखना अपना और बड़े पापा से बोल देना कि आपके साथ रहे। ये बोल वो उनके गले लग रानी से मिलके सबके साथ नीचे आए। देखा तो सब वही थे। रूहानी को सामान के साथ आता देखकर बड़े ठाकुर ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो रूहानी। वो कुछ बोल पाती कि साक्षी जी ने कहा, वो ये चंडीगढ़ जा रही है, इसके सर वहां चले गए हैं, 2 दिन बाद दिल्ली चले जाएंगे, तो ये जाकर अपनी फाइल उन्हें दे देगी, 2 दिन में वापस लौट आएगी। उनके ऐसे झूठ बोलने पर रूहानी के साथ बाकी सब भी हैरान होकर उन्हें देख रहे थे, पर इन सब ने कुछ नहीं कहा। अच्छा अच्छा जाओ, पर सैम संभल के जाना और कोई जरूरत हो तो बता देना। चलो बाहर गाड़ी तक छोड़ दे आपको, रूहान भी तो जा रहा है, उसके साथ ही चली गई।
होती उनके ये कहने पर साक्षी जी ने कहा, अरे वो तो निकल गया, अब ये कहा उसके साथ जाती। ये बोल वो रूहानी का हाथ पकड़ बाहर की तरफ ले जाने लगी। बाकी सब भी उनके पीछे आ रहे थे। ये देख साक्षी जी ने रूहानी से धीरे से कहा, तुम ये सोच रही हो न कि मैंने झूठ क्यों बोला? तो वो जो पीछे थी ना केसर जी, उन्हें पता चला कि आप रूहान के साथ जा रही है तो समझ जाओ क्या होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो अब थोड़ा बच के, बाकी मैं संभाल लूंगी, तुम अपना काम करना। ये कहते हुए वो उसे कार के पास ले आए। रूहानी उनकी बात समझ गई थी। उसने सबसे विदा लिया और कार में बैठ के चली गई। साक्षी जी खड़ी उसकी कार को जाते हुए देख रही थी और बहुत खुश भी थी। तभी पीछे से ठाकुर साहब ने उसके कानों में धीरे से कहा, काफी अच्छा झूठ बोल लेती है, आप भी देख रहे हैं रूहानी का रंग आप पर भी चढ़ गई है। वैसे बता दे कि आपने चूहे और बिल्ली को साथ भेज दिया है, देखना क्या होगा। ये बोल वो जाने लगे और साक्षी जी आंखें बड़ी करे पीछे मुड़ के उन्हें महल में जाता देख रही थी। उसके बाद वो भी हंसते हुए अंदर आ गई। इधर जयपुर एयरपोर्ट पर रूहान रूहानी का इंतजार कर रहा था। तभी उसे महल की गाड़ी आते हुए दिखी। नील उसके साथ खड़ा था। नील को उसने इशारा किया तो उसने गाड़ी रुकते ही गेट खोला और रूहानी के बाहर आने पर उससे बोला, माम आप चले, मैं ये अंदर भेजवाता हूँ। उसकी बात सुन रूहानी रूहान की तरफ बढ़ गई। वहां खड़े सारे लड़के रूहानी को ताड़ रहे थे, जो देखकर रूहान को गुस्सा आ रही थी। रूहान ने जब उसे देखा तो उससे बोला, तुम इस तरह से मेरे साथ दिल्ली चलोगी? मतलब तुम सच में पागल हो? बात ये थी कि रूहानी राजस्थानी लिबास में थी, लहंगा और दुपट्टे पहने, और जिसे देखकर रूहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसे सब देख रहे थे। रूहान की बात पर रूहानी ने कहा, वो जल्दी में बदलने को नहीं मिला, वरना हम सूट सलवार पहन लेते। सॉरी। उसके ऐसे प्यार से बोलने पर रूहान उसके साथ अंदर जाने लगा तो उसके कानों में कुछ लड़कों की बातें गई जो रूहानी को लेकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोल रहा था, यार क्या लड़की है, क्या कमर है, कसम से भगवान ने क्या फुर्सत से तराशा है, हाय काश मेरे पास होती तो कमाल हो जाता। उसके बाद दूसरे ने कहा, सच में यार, मतलब ऊपर से नीचे तक बवाल है, कसम से बहुत खूबसूरत है। उनका रूहानी को ऐसे देखकर बातें करना रूहान के गुस्से को बढ़ा चुका था। रूहानी ने ये बात सुनी थी पर उसने इग्नोर कर दिया। रूहान रूहानी के साथ अंदर आया और उसे बैठा के वो वॉशरूम की तरफ चला गया और जाते वक्त नील को इशारा कर गया। नील उन लड़कों के पास गया और उन्हें ले कर दूसरी तरफ वॉशरूम के पास ले आया। रूहानी बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी वो लड़के उनके पास आए और हाथ के नीचे बैठ गए। ये देखकर रूहानी घबरा के पीछे की तरफ हो गई थोड़ा और उनसे बोली, क्या है? और भाई साहब ये आप लोगों के चेहरे को क्या हुआ? उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे उन लोगों को बहुत अच्छे से धोया गया था। उनमें से एक लड़के ने कहा, हम वो हैं जिसने आप पर कमेंट्स किया था, माफ कर दे हमें, आज के बाद हम किसी लड़की पर कमेंट्स नहीं करेंगे, सच्ची अपनी माँ की कसम खाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने सर पर हाथ डाल लिया। ये देखकर वो बोली, तो ऐसा काम करते ही क्यों है आप, भैया जी की माफी मांगे, चलिए अच्छा जाए। ये बोलने पर वो लोग चले गए कराहते हुए। उनके जाने के बाद रूहान आकर उसके पास बैठ गया। रूहानी ने उसे घूर के देखते हुए उससे कहा, शर्म करे, अरे एक लड़की को आपके सामने कुछ लड़के कमेंट्स कर रहे थे और आप हैं कि सुन के इग्नोर कर दिया। पर कोई था जिसने इग्नोर नहीं किया बल्कि उन्हें अच्छे से सबक सिखाया। क्या बंदा होगा वो, कमाल। मैं फालतू के काम नहीं करता और अब चले या यही बैठ के उस आदमी की बड़ाई करनी है? ये बोल वो उठ आगे आगे जाने लगा। उसे देख रूहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, खड़ूस सिंह ठाकुर कभी प्यार से बात नहीं करेगा, करेला सिंह ठाकुर। ये बोलते हुए वो उसे जीभ निकाल चिढ़ाते हुए उसके पीछे चल दी। जब वो प्लेन के पास पहुंची तो उसने देखा कुछ लोग खड़े थे और उनके साथ नील भी खड़ा था। उसने ये देखकर रूहान से पूछा, ठाकुर साहब ये सब कौन है? और ये तो मुझे पर्सनल प्लेन लग रहा है, किसका है? उसकी बात पर रूहान ने उसकी तरफ पलट के उसे देखते हुए बोला, ये मेरा प्लेन, मेरा खुद का पर्सनल प्लेन, और ये मेरे गार्ड्स हैं। और कुछ पूछना आपको, रूहानी, या हम चले? ये देख उसने घबराते हुए और बड़े प्यार से पूछा, हाँ एक और सवाल था। रूहान ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, पूछो। वो मैं पूछना चाहती थी, आप इतने अमीर हैं नहीं, मतलब आपने अपने पिता की प्रॉपर्टी छोड़ दी, उनसे कुछ मांगते नहीं, तो ये सब और आपको गार्ड्स की जरूरत
है, क्योंकि आपको तो दुश्मन भी मारने आएगा तो आपके गुस्से से डर के भाग जाएगा। बस आप एक बार उसे घूर के देख लेना। वो ये कहते हुए रुक गई, क्योंकि रूहान इस वक्त सच में उसे घूर के ही देख रहा था। वो बिना कुछ बोले गया और प्लेन के अंदर जाकर बैठ गया। जब देखो गुस्से, पता नहीं आगे क्या होगा। कान्हा जी बचा लेना इस रुद्रदेव से, ये बोल वो भी प्लेन में आकर बैठ गई। दोनों निकल गए थे एक अनजान सफर पर। किसी को नहीं पता था ये सफर कैसा होने वाला है। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।